नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू डॉक्टर अमित आईएएस एकेडमी। यूपीएससी प्रीलिम्स पीवाईक्यू सीरीज का आज का हमारा ये दूसरा दिन है। इस सीरीज के दौरान हम यूपीएससी के प्रीलिम्स के पीवाईक्यू क्वेश्चंस को एनालाइज करेंगे और एग्जामिनर के माइंडसेट को समझते हुए कुछ टेक्निक्स और ट्रिक्स को इवॉल्व करेंगे, ईजाद करेंगे कि ताकि हमारी जो प्रीलिम्स के अंदर अटेम्प्टेशन हमारी बेसिक नॉलेज के साथ उसको यूज़ करते हुए हमारी जो अटेम्प्टेशन है वो बढ़ पाए और हम एक सेफ स्कोर तक पहुंच पाए, जिससे कि हमारा प्रीलिम्स का एग्जाम क्वालिफाई हो पाए। कल हमने यूपीएससी प्रीलिम्स 2023 के जो एग्जाम हुआ था उसके 50 क्वेश्चंस को डिस्कस किया था। आज हम अगले 50 क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। शुरू करने से पहले मैं थोड़ा अपने बारे में बता देता हूँ। मेरा नाम सतीश है। मैंने अपनी ग्रेजुएशन इंजीनियरिंग में की है, बीटेक इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग। उसके साथ मैंने एमए किया है ज्योग्राफी में, और ज्योग्राफी में मैं जेआरएफ क्वालिफाई किया है। सिविल सर्विसेज में मैंने हरियाणा सिविल सर्विसेज में 2 बार इंटरव्यू दिया है, और अभी हाल ही में हरियाणा सिविल सर्विसेज का जो एग्ज़ाम हुआ है उसमें मैंने मेंस लिखा है, जिसका रिजल्ट अभी अवेटेड है। तो ये मेरे बारे में था, और चलो बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं आज का ये सेशन। कल हमने जो क्वेश्चन किए थे उसमें कुछ 2 क्वेश्चन रहते थे, क्वेश्चन नंबर 28 और 37। तो पहले उनको डिस्कस करते हैं और फिर आगे का हमारा जो सेशन है उसको स्टार्ट करते हैं। तो हम एक बार देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 28। ये है क्वेश्चन नंबर 28। इसमें क्वेश्चन नंबर 28 में दिया है कि निम्नलिखित परिसंपत्तियों में निवेशों पर विचार कीजिए। तो इसमें हमारे को 4 परिसंपत्तियां दी हैं। इन 4 परिसंपत्तियों में से हमें बताना है कि इनमें से अमूर्त निवेश इंटेंजिबल कौन से हैं। तो इंटेंजिबल इनमें से 3 हैं, एक नहीं है। तो जैसे बौद्धिक संपदा है, ये इंटेंजिबल में है ही, ये हम सभी को पता ही होता है। उसके बाद ग्राहकों की डाक सूची, पॉइंट नंबर 4, जो ग्राहकों की डाक सूची, जो ईमेलिंग वगैरह रहते हैं, ईमेल का जो कंटेंट रहता है वो भी इंटेंजिबल कंटेंट में ही शामिल करेंगे, अमूर्त निवेश में शामिल करेंगे हम। उसके बाद सबसे पहला जो पॉइंट अपना ब्रांड पहचान, ब्रांड पहचान को भी हम किस में रखेंगे, इंटेंजिबल में रखेंगे। और जो माल सूची है जिसको इंग्लिश में इन्वेंट्री भी बोलते हैं, तो इन्वेंट्री को हम टच करके देख सकते हैं कितने गुड्स हमारे गोदाम में हैं नहीं हैं। तो उसको क्या रखेंगे हम, उसको इंटेंजिबल निवेश के अंदर शामिल नहीं करेंगे। तो 1, 3 और 4, ये जो 3 आइटम है ये इंटेंजिबल सूची का पार्ट हो जाएंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, जो कि ऑफिशियल आंसर की में भी यही आंसर दिया हुआ है। उसके साथ हमारा एक क्वेश्चन और था इंडियन पॉलिटी का, क्वेश्चन नंबर 37, उसको डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 में दिया था कि भारत में वित्त विधेयक और धन विधेयक के बारे में क्वेश्चन था। तो धन विधेयक और वित्त विधेयक के बारे में पहली जो स्टेटमेंट इन्होंने दी थी कि जब लोकसभा वित्त विधेयक को राज्यसभा में भेजती है तो राज्यसभा उस विधेयक को संशोधित या अस्वीकृत कर सकती है। हाँ, पहली स्टेटमेंट सही है हमारी। दूसरी स्टेटमेंट को देखते हैं, जब लोकसभा धन विधेयक को राज्यसभा में भेजती है तो राज्यसभा उस विधेयक को संशोधित या अस्वीकृत नहीं कर सकती है, वह केवल अनुशंसाएं कर सकती है। धन विधेयक के बारे में स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। अगर हम इसमें तीसरी स्टेटमेंट के बारे में बात करें, लोकसभा और राज्यसभा के बीच असहमति होने पर धन विधेयक के लिए कोई संयुक्त बैठक नहीं होती है, यहाँ तक ये स्टेटमेंट सही है। किंतु वित्त विधेयक के लिए संयुक्त बैठक आवश्यक होती है। ये जो आवश्यक शब्द है इसका प्रयोग गलत किया गया है, यहाँ पे आवश्यक जरूरी नहीं है। हाँ, वित्त विधेयक के केस में ज्वाइंट सीटिंग का प्रावधान है, संयुक्त बैठक का प्रावधान है, लेकिन वो कंपलसरी नहीं है। तो इसलिए ये वाली स्टेटमेंट इसकी आवश्यक होने की वजह से, नेसेसरी शब्द के प्रयोग करने की वजह से क्या हो जाती है, गलत हो जाती है। दूसरा, कल हमने एक चीज डिस्कस भी किया था, जब एक स्टेटमेंट के अंदर 2 स्टेटमेंट को बीच में किसी कंजंक्शन से जोड़ा जाता है, जैसे बट से, बाई से, या फिर यहाँ पे जैसे किंतु से जोड़ा गया है, तो हमें समझ जाना चाहिए कि यहाँ कहीं ना कोई फैक्ट को गलत करने की कोशिश की गई है। तो यहाँ पे किंतु वित्त विधेयक के लिए संयुक्त बैठक होती है, अगर ये यहाँ तक होता कि होती है तो ठीक हो जाता, लेकिन आवश्यक ऐसा नहीं है। तो इसलिए तीसरी स्टेटमेंट हमारी गलत हो जाएगी। तो इसमें से केवल 2 स्टेटमेंट सही हैं। तो ये 2 क्वेश्चन कल हमारे रहते थे। उसके साथ हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 51 से।
आज का अपना सेशन। आपको एक चीज हमेशा याद रखनी है, आपको अपनी जो बेसिक फाउंडेशनल जो कंसेप्चुअल आपकी अंडरस्टैंडिंग है, जो आपने बेसिक बुक्स पढ़ी हैं, उसको बेसिस मानना है और उस पर रिलाई भी करना है। ट्रिक्स और टेक्निक्स वो आपको जनरल अंडरस्टैंडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से एलिमिनेशन में हेल्प करेंगी, लेकिन वो अकेला रास्ता नहीं है एग्जाम को क्लियर करने के लिए। तो आप बार बार अपने बेसिक्स को रिवाइज करते रहें। तो आज का क्वेश्चन नंबर 51, क्वेश्चन नंबर 51 हमारा सुरक्षा जननी सुरक्षा योजना के संबंध में है। तो जो स्कीम्स होती हैं सोशल सेक्टर स्कीम्स, तो स्कीम के बारे में जनरली हमें एक चीज ध्यान में रखनी है, इस स्कीम के बारे में जो पॉजिटिव स्टेटमेंट, सकारात्मक रूप से कोई स्टेटमेंट कही जाती है, तो उसको जनरली सही माना जाता है, क्योंकि स्कीम का उद्देश्य एक सकारात्मक परिवर्तन करना समाज में वही रहता है। तो हमें स्कीम के बारे में ये चीज दिमाग में रखते हुए चलनी है। तो इसके बारे में पढ़ते हैं जननी सुरक्षा योजना के बारे में। तो पहली स्टेटमेंट उन्होंने दी है कि यह राज्यों के स्वास्थ्य विभागों की एक सुरक्षित मातृत्व की योजना है। राज्य के स्वास्थ्य विभागों की, तो राज्य के स्वास्थ्य विभागों की नहीं, ये सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा चलाया हुआ इनिशिएटिव है नेशनल रूरल हेल्थ मिशन के तहत। तो पहली स्टेटमेंट हमारी गलत हो जाती है, तो हमें यहाँ राज्यों के स्वास्थ्य विभागों, ये वाला पॉइंट यहाँ पे गलत दिया हुआ है। उसके बाद अगर इसकी दूसरी स्टेटमेंट को पढ़ें, इसका उद्देश्य गरीब गर्भवती महिलाओं में मातृ एवं नवजात शिशु मृत्यु दर में कमी लाना है। हाँ, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। तीसरी स्टेटमेंट पढ़ते हैं, इसका लक्ष्य गरीब गर्भवती महिलाओं के लिए स्वास्थ्य केंद्रों में प्रसव को बढ़ाना है। अगर स्वास्थ्य केंद्रों में प्रसव बढ़ेगा तभी तो महिलाओं की और शिशुओं की मृत्यु दर में कमी आएगी। तो दूसरी और तीसरी स्टेटमेंट एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट्री वे में एक दूसरे को सपोर्ट भी कर रही हैं। तो दूसरी और तीसरी स्टेटमेंट तो सही है ही। चौथी स्टेटमेंट को देखते हैं कि इसके उद्देश्य में 1 वर्ष की आयु तक के बीमार बच्चों को लोक स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करना शामिल है। नहीं, ये वाली स्टेटमेंट सही नहीं है, ये जननी शिशु सुरक्षा योजना का पार्ट है। तो आपको जननी सुरक्षा योजना अपने आप में इंपॉर्टेंट स्कीम है, इसके बारे में पढ़ा हुआ होना ही चाहिए। तो इसमें चौथी स्टेटमेंट हमारी गलत हो जाएगी, पहली स्टेटमेंट गलत है, इसका आंसर हो गया 2। अगर मान लो कि हम 2 और 3 को तो हम लॉजिकली सोल्व कर लेंगे। चौथी स्टेटमेंट में इसका उद्देश्य 1 वर्ष की आयु के बच्चों के बीमार बच्चों को, तो यहाँ पे ये 1 वर्ष है और ये थोड़ा फैक्ट दिया हुआ है, तो आप ऐसे सोच सकते हैं कि भी ये जनरली रॉन्ग दिया हुआ होगा। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा केवल 2। तो आप इस तरीके से थोड़ा सा क्वेश्चंस के पैटर्न को समझने की कोशिश करें और बार बार क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करें, बार बार रिविजिट करें क्वेश्चन पेपर को, ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग जो है वो थोड़ी बढ़े एलिमिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एनीमिया मुक्त भारत रणनीति के अंतर्गत की जा रही व्यवस्थाओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो इसमें हमारे को 4 कथन दिए हैं, तो इनमें से बताना कौन सा कथन सही है। ये भी स्कीम से जुड़ा हुआ है एनीमिया मुक्त भारत के लिए। तो इसमें स्कूल जाने से पूर्व में प्री स्कूल के किशोर और गर्भवती महिलाओं के लिए रोग निरोधक कैल्शियम पूर्वकता प्रदान की जाती है। पहली स्टेटमेंट सही है हमारी। इसमें शिशु जन्म के समय देरी से रज्जुबंद करने के लिए अभियान चलाया जाता है, क्योंकि एनीमिया है तो बच्चे का देरी से रज्जुबंद करने के अभियान को ये प्रमोट करता है। ये दूसरी स्टेटमेंट भी सही है। तीसरी, इसमें बच्चों और किशोरों की निर्धारित अवधियों पर कृमि मुक्ति की जाती है, ये स्टेटमेंट भी सही है, इसको सपोर्ट कर रही है, क्योंकि पेट में कृमि मुक्त अभियान चलाएंगे, वो वैसी टैबलेट देंगे डीवॉर्मिंग की, तो बच्चे के अंदर क्या रहेगा, जो खाना पीना खाएंगे वो पचेगा और उनको थोड़ा जो ब्लड वगैरह है, जो हीमोग्लोबिन है उनके अंदर बढ़ेगा। चौथी स्टेटमेंट देखते हैं, मलेरिया, हीमोग्लोबिनोपैथी और फ्लोरोसिस पर विशेष ध्यान देने के साथ साथ स्थानिक बस्तियों में एनीमिया के गैर पोषण कारणों की ओर ध्यान दिया जाना शामिल है। ये डायरेक्टली इससे जुड़ा हुआ नहीं है, मलेरिया और ये सब एनीमिया से जुड़े हुए नहीं है, तो देखने से भी लग रहा है। तो चौथी स्टेटमेंट को हम इसमें हटाएंगे, तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें केवल 3 स्टेटमेंट सही हैं। तो सोशल सेक्टर की स्कीम्स सबसे पहले आपको पढ़ी भी होनी चाहिए, और उसके बाद आप लॉजिकली थोड़ा सोच सकते हैं कि ये वाला इस स्कीम के साथ एसोसिएटेड होता है या नहीं होता है, ये वाला फैक्ट। तो आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 53, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये हमारे को दिया है टेक्निकल टेक्सटाइल से जुड़ा हुआ है कार्बन तंतु। तो ऑटोमोबाइल और एयरक्राफ्ट में प्रयुक्त होने वाले अवयवों के विनिर्माण में कार्बन तत्वों का इस्तेमाल होता है। तो हमें कार्बन तत्व काफी चर्चा में रहते हैं करंट अफेयर के अंदर, तो कार्बन तत्वों के बारे में पता ही होना चाहिए। तो कार्बन तत्व जिनको टेक्निकल टेक्सटाइल भी बोलते हैं, ये काफी वेट में लाइट होते हैं, स्ट्रेंथ काफी ज्यादा होती है, हाई टेम्परेचर को सस्टेन कर सकते हैं, हाई टेम्परेचर पे भी जलते नहीं है, और केमिकल रिएक्शन बहुत कम करते हैं। जैसे किसी केमिकल के कॉन्टेक्ट में आएंगे सॉरी, तो किसी केमिकल के कॉन्टेक्ट में आएंगे तो जल्दी से केमिकल रिएक्शन नहीं होती है, तो इसलिए इंडस्ट्री वगैरह के अंदर इनका काफी प्रयोग किया जाता है। तो पहली स्टेटमेंट इसको जस्टिफाई कर रही है। दूसरी स्टेटमेंट देखते हैं, कार्बन तत्व एक बार प्रयुक्त होने पर पुनर्चक्रित नहीं किए जा सकते। दूसरी स्टेटमेंट अपने आप में काफी एक्सट्रीम स्टेटमेंट दिख रही है, और
लॉजिकली भी देखने में लग रहा है कि ऐसी कोई चीज नहीं है कि जो रिसाइकल ना किया जा सके। तो अगर कार्बन तत्व अपने आप में हाई टेक्नोलॉजी की चीज है तो हाई टेक्नोलॉजी का प्रयोग कर उसको भी रिसाइकल किया जा सकता है। तो दूसरी स्टेटमेंट इसमें गलत है, तो केवल स्टेटमेंट एक सही है। तो क्वेश्चन नंबर 53 हमारा हुआ। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 54। आज हम थोड़ा फास्ट करेंगे, कल काफी टाइम लग गया था और काफी टेक्निक्स और ट्रिक्स के बारे में हमने काफी बार बार डिस्कशन किया था उन चीजों को लेके। तो आज हम उनका रेफरेंस हल्का देते हुए जल्दी से क्वेश्चन पेपर को सोल्व करने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन नंबर 54 पे आते हैं। निम्नलिखित क्रियाओं पर हमें 3 क्रियाएं दी हैं और इसमें साइंस का एक क्वेश्चन, उसमें बताना है त्वरणमापी एक्सेलेरोमीटर का प्रयोग किसमें किया जाता है। एक्सेलेरोमीटर त्वरण को मापता है। तो त्वरण क्या रहता है हमारा, आवे किसी चीज के स्पीड और मास दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे कि कोई ट्रक जा रहा है तो काफी उसका वेट और उसकी जो स्पीड है, तो उन दोनों का जो कॉम्बिनेशन रहता है उसमें अगर कोई चेंज होता है तो वो एक्सेलरेशन को डिनोट करता है। तो इसके अंदर क्या है कि कार क्रैश या टक्कर जिससे एयर बैग तुरंत फैल जाते हैं, तो एक्सेलरोमीटर का इसमें प्रयोग होता है। क्योंकि कार मान लो 100 किलोमीटर की रफ्तार से चल रही है, जैसे ही वो किसी चीज से टकराएगी तो उसकी स्पीड एकदम से कम होएगी। कम अगर स्पीड कम रहती है तो उसका त्वरण भी कम रहेगा, क्योंकि इस त्वरण किस पे डिपेंड करता है, स्पीड पे डिपेंड करता है। त्वरण इज इक्वल टू मास इंटू स्पीड वेलोसिटी। तो अगर उसका त्वरण चेंज होएगा तभी उसको सिग्नल मिलेगा और सिग्नल मिलने के बाद ही एयरबैग खुलेंगे। तो पहली स्टेटमेंट हमारी सही है। दूसरी स्टेटमेंट, लैपटॉप अचानक धरती पर गिर पड़ने का जिससे हार्ड ड्राइव तुरंत बंद हो जाता है, पता लगाना। अब क्या रहता है कि जैसे कि हमारे हाथ में लैपटॉप है, वो चालू हालत में है, तो जैसे ही वो जमीन पे गिरेगा तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जमीन का जो गुरुत्वाकर्षण बल उसको अपनी तरफ खींचेगा, तो जो एक्सेलरेशन है वो उसका बढ़ेगा। तो उससे क्या रहेगा, चेंज हुआ एक्सेलरेशन के अंदर। तो एक्सेलरोमीटर जो डिवाइस के अंदर लैपटॉप के अंदर जो लगा हुआ है वही इंडिकेट करेगा कि एक्सेलरेशन बढ़ा हुआ है, चेंज हुआ है। तो वो हार्ड डिस्क को क्या करेगा, शट डाउन कर देगा जमीन में टकराने से पहले ही, ताकि हार्ड डिस्क हमारी खराब ना हो। तो दूसरी स्टेटमेंट भी सही है। तीसरी स्टेटमेंट, स्मार्टफोन के झुकाव का जिससे पोर्ट्रेट और लैंडस्केप मोड, जब हम फोन देखते हैं तो फोन को पोर्ट्रेट और लैंडस्केप मोड जो रहता है, ये लैंडस्केप मोड रहता है, ये पोर्ट्रेट मोड रहता है। तो उसका पता कैसे रहता है, उसके अंदर सेंसर लगा रहता है। तो जैसे ही हम इसकी पोजीशन ऐसे ऐसे चेंज करते हैं पोर्ट्रेट से लैंडस्केप मोड में, तो क्या रहता है कि उसकी अर्थ के रेस्पेक्ट में जो उसकी ग्रेविटी वो चेंज होती है। तो ग्रेविटी चेंज होती है तो क्या रहता है, उसका एक्सेलरोमीटर जो उसके अंदर लगा रहता है वो त्वरण को चेंज करके दिखाता है और उसका जो डिवाइस है, जो उसका डिस्प्ले, वो चेंज हो जाता है। तो तीनों के तीनों स्टेटमेंट में यूज होता है। ये त्वरण का फॉर्मूला मैंने लिखा हुआ है, मास इंटू वेलोसिटी। तो ये तीनों सही हो जाएंगी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। साइंस के क्वेश्चन में जनरली सभी स्टेटमेंट सही होती हैं, लेकिन आपको थोड़ा ध्यान दे के चलना है। जहाँ पे आपको लगेगा नहीं ये हो नहीं सकता है, वहाँ पे आपको थोड़ा सावधानी रखनी है। हालांकि पहले के पीवाई के क्वेश्चंस में ज़्यादातर केस में सही होता था, अब कुछ क्वेश्चंस ऐसे आते हैं यूपीएससी में कि जहाँ पे सभी स्टेटमेंट सही नहीं होती हैं साइंस में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बायोफिल्टर के बारे में है। तो बायोफिल्टर में जैव निस्यंदक बिना खाए हुए मत्स्य चारे को हटाकर अपशिष्ट उपचार प्रदान करते हैं। तो ये एक्वाकल्चर से जुड़ा हुआ है बायोफिल्टर। बायोफिल्टर क्या करते हैं एक्वाकल्चर में, जो कि अपशिष्ट पदार्थ हैं उनको खत्म करते हैं। तो पहली स्टेटमेंट सही है। दूसरी स्टेटमेंट, जैव निस्यंदक मत्स्य अपशिष्ट में विद्यमान अमोनिया को नाइट्रेट में बदलते हैं, क्योंकि जो डिग्रेडेशन का जो प्रोसेस रहता है, जब किसी अपशिष्ट चीज को खाया जाता है तो उसके अंदर अमोनिया को का कन्वर्जन भी किया जाएगा नाइट्रेट में। तो दूसरी स्टेटमेंट भी सही है हमारी। तीसरी स्टेटमेंट, जैव निस्यंदक जल में मत्स्य के लिए पोषक तत्वों के रूप में फास्फोरस को बढ़ाते हैं। नहीं, ये पोषक तत्वों को बढ़ाने का काम नहीं करते हैं, ये डिग्रेडेशन का काम करते हैं, शुद्धता लाने के लिए करते हैं ये। तो एक और दो, दो स्टेटमेंट हमारी सही हैं। दो ही स्टेटमेंट सही इसमें से, तीसरी स्टेटमेंट हमारी सही नहीं है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 56, अंतरिक्ष में पिंड दिए उनका वर्णन दिया हुआ है। तो इसमें से केवल एक ही स्टेटमेंट सही है, पल्सर न्यूट्रॉन तारे जो जब बनते हैं तो विशाल तारों का ईंधन खत्म हो जाता है और उसका निपात हो जाता है। तो ये वाली स्टेटमेंट हमारी ज्योग्राफी की बेसिक जो टर्मिनोलॉजी और जो करंट अफेयर में हम पढ़ते हैं उससे जुड़ा हुआ क्वेश्चन है ये। सीफीड और निहारिकाएं, सीफीड और निहारिकाएं इन्होंने इंटरचेंज किया हुआ है। जो निहारिकाएं अंतरिक्ष में धूल और गैस के विशाल बादल होते हैं, और सीफीड ये अब इससे अपोजिट हो जाएगा, तो इनको इंटरचेंज किया इन्होंने। तो पल्सर हमारा आंसर है। तो ये आपको पता है तभी आप इसको सोल्व कर पाएंगे, अदरवाइज इस क्वेश्चन को आप सोल्व नहीं कर पाएंगे। तो इस टाइप के जो क्वेश्चन हैं ये आपको ज्योग्राफी एनसीईआरटी में भी है, ये पल्सर वगैरह के बारे में, और करंट अफेयर में भी काफ़ी चर्चा में रहता है ये। तो आपको इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 57,
निम्नलिखित देशों में से किसी एक के पास अपनी उपग्रह मार्ग निर्देशन नेविगेशन प्रणाली है। तो 4 अपने को देश दिए हुए हैं, बताना इनमें से कौन। ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, इजराइल और जापान। तो खुद का अपना उपग्रह नेविगेशन प्रणाली, जैसे इंडिया के पास IRNSS है, जैसे कि अमेरिका के पास GPS है, ऐसे करके इनमें से किस देश के पास है? तो इसका आंसर जापान है। अगर अब एग्जाम में देखें तो हम इस क्वेश्चन को ऐसे नॉलेज के बेसिस पे सोल्व नहीं कर पाएंगे। अगर हम कुछ टेक्निक्स, कुछ लॉजिकल थिंकिंग अप्लाई करें, ओड वन आउट जो हम टेक्निक पढ़ते आए हैं उसका अगर हम अप्लाई करने की कोशिश करें तो उसमें हम ऐसा सोच सकते हैं कि ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, इजराइल और जापान। तो इनमें से ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और इजराइल, ये 3 देश ऐसे हैं जो यूएस से बैकिंग है, यूएस के सपोर्ट से काम करते हैं। तो ये कहीं ना कहीं यूपीएस के जीपीएस से ही अपना काम चलाते होंगे। तो ये जापान अपने आप में एशियन का एक देश है, तो हम जापान को इस तरीके से मार्क कर सकते हैं। लेकिन ये सब अभी हमें आंसर की पता है तभी हम सोच पा रहे हैं, अदरवाइज एग्जाम लाइक सिचुएशन में काफ़ी टफ हो जाता है ऐसा सोचना। तो अगर आपको इस ऐसे क्वेश्चन में अगर आपको देखना पड़े कि आपके पास क्वेश्चन के टेम्पटेशन बाकी क्वेश्चन में आपने ठीक ठाक की है, तो आप ऐसे क्वेश्चन को छोड़ सकते हैं। अनटिल अनलेस आपको बहुत ही श्योर ना हो कि आपको एक क्वेश्चन पता है, तभी आप ऐसे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें, अदरवाइज अटेम्प्ट करने से बचें। अगले क्वेश्चन की तरफ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 58। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अपने मिसाइल सिस्टम दिए अपने को, पृथ्वी और अग्नि मिसाइल के बारे में इन्होंने दिया है। पृथ्वी और अग्नि के बारे में हमें 2 कथन दिए हैं, बताना कि इनमें से कौन सा कथन सही है। तो केवल एक कथन सही है, दूसरा सही है, दोनों सही हैं, एक भी सही नहीं है। तो पहली स्टेटमेंट पढ़ते हैं। बैलिस्टिक मिसाइल अपनी पूरी उड़ान में अध्वनिक चाल पर पदार नोदित होती है, जबकि क्रूज मिसाइल केवल उड़ान के आरंभिक चरण में रॉकेट संचालित होती है। अब आप ये देखिए कि दोनों एक ही स्टेटमेंट के अंदर दोनों मिसाइल की जो प्रॉपर्टीज हैं, दोनों मिसाइलों की जो विशेषताएं हैं, उनके बारे में दिया गया है। तो ऐसी स्टेटमेंट को आते ही हमें तुरंत ये चीज ध्यान में रखनी है कि कहीं उन्होंने एक ही स्टेटमेंट के अंदर दोनों के बारे में चर्चा चल रही है तो कोई इंटरचेंज तो नहीं कर दिया गया है। अग्नि की जो विशेषताएं हैं वो पृथ्वी के साथ, और पृथ्वी की विशेषताएं अग्नि के साथ संबंधित नहीं कर दी गई हो, और इस स्टेटमेंट में ऐसा ही किया हुआ है। दूसरा चीज क्या है कि जो बैलिस्टिक मिसाइल की प्रॉपर्टी है, बैलिस्टिक मिसाइल अपनी क्या है, अब बैलिस्टिक मिसाइल अपनी अग्नि मिसाइल है, तो अग्नि मिसाइल की जो प्रॉपर्टी है वो इन्होंने इंटरचेंज कर दी है क्रूज मिसाइल के साथ। और क्रूज मिसाइल अपनी कौन सी है? क्रूज मिसाइल अपनी ब्रह्मोस है। तो इन्होंने क्या क्या इंटरचेंज किया है। और अगली जो स्टेटमेंट है उसमें क्या, अग्नि 5 मध्यम दूरी की पराध्वनिक क्रूज मिसाइल है, जबकि ब्रह्मोस मिसाइल। तो जबकि आपको 2 स्टेटमेंट दी जाए, दोनों स्टेटमेंटों के अंदर उस दोनों की विशेषताओं के बारे में चर्चा चल रही है, तो ये बहुत अधिक संभावना रहती है यूपीएससी में कि उसके अंदर स्टेटमेंट्स को इंटरचेंज किया हुआ होगा। तो इसलिए आप इन दोनों को गलत मानेंगे। और वैसे भी अग्नि और अग्नि 5 और ब्रह्मोस के बारे में ये सभी को पता है कि इनमें से कौन सी बैलिस्टिक मिसाइल है और कौन सी अपनी क्रूज मिसाइल है। तो इस प्रकार से दोनों स्टेटमेंट गलत हो जाएंगी। अगर हम भारत की मिसाइल सिस्टम के बारे में समझें, अगर एक्स्ट्रा जानकारी रखें, तो भारत की मिसाइल सिस्टम के बारे में मैंने थोड़ी जानकारी दी है। तो प्रक्षेपण के आधार पर ट्रेजेक्ट्री, किस प्रकार से वो मिसाइल जाती है अपने टारगेट की तरफ, तो उसके आधार पर मिसाइलों को 2 तरीके से बांट सकते हैं, बैलिस्टिक मिसाइल और क्रूज मिसाइल। बैलिस्टिक मिसाइल क्या करेगी, अपने जो लॉन्चिंग पॉइंट है यहाँ से अंतरिक्ष में जाएगी और वहां से फिर जमीन के गुरुत्वाकर्षण बल से आकर्षित होते हुए उस पॉइंट को हिट करेगी। तो ये वाला इसका रास्ता रहेगा। वहीं क्रूज मिसाइल क्या करेगी, अपने स्टार्टिंग पॉइंट से जहां से लॉन्च हुई वहां से लॉन्च होएगी और टारगेट पॉइंट की तरफ ऐसे जाएगी। वो पहले आसमान में जाके ऐसे नीचे नहीं गिरेगी, वो डायरेक्ट अपने टारगेट तरफ हिट होती जाएगी। और उसको रास्ते में हम क्या कर सकते हैं, नेविगेट कर सकते हैं, मैन्यूवर कर सकते हैं, उसकी डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं। तो वो काफ़ी खतरनाक मिसाइल होती है और उसको ट्रैक करना काफ़ी मुश्किल रहता है। तो क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस हमारी जो मिसाइल है वो क्रूज मिसाइल है, और बैलिस्टिक मिसाइल में हमारी अग्नि मिसाइल है, और ज़्यादातर अन्य मिसाइलें आती हैं। उसी के आधार पर, स्पीड के आधार पर हम जाने, तो स्पीड के आधार पर हमारी जो साउंड की स्पीड होती है, अगर उसकी स्पीड से कम स्पीड पे कोई भी मिसाइल अगर उसकी स्पीड है तो उसको हम क्या कहेंगे, सबसोनिक स्पीड है, और उसको अवध्वनिक स्पीड बोलते हैं। और पृथ्वी और अग्नि जो मिसाइल हमारी वो अवध्वनिक हैं, वो साउंड की स्पीड से कम स्पीड पे ट्रेवल करती हैं। उसके अलावा जो अपनी ब्रह्मोस मिसाइल है वो साउंड की स्पीड से ज़्यादा है, उसकी स्पीड मैक 3 है। तो मैक 1, मैक होती है साउंड की स्पीड, तो मैक 1 से मैक 5 के बीच में जितनी भी मिसाइलों की स्पीड रहती है, उन मिसाइलों की स्पीड को क्या बोलते हैं, प्राध्वनिक मिसाइलें बोलते हैं। और ब्रह्मोस हमारी इसी श्रेणी के अंदर आती है। और अगर कोई भी मिसाइल जिसकी स्पीड 5 मैक से ज़्यादा हो जाती है, साउंड की स्पीड से 5 गुना ज़्यादा हो जाती है, तो
उस मिसाइल को हम हाइपरसोनिक स्पीड की मिसाइल बोलते हैं। और हमारी जो ब्रह्मोस 2 मिसाइल जो हम अभी डेवलप कर रहे हैं, वो मिसाइल हमारी परासोन परासोन हाइपरसोनिक मिसाइल के तौर पे जानी जाएगी। तो स्पीड के आधार पर हमने देखा अवध्वनिक, पराध्वनिक और हाइपरसोनिक, और इनके एग्जाम्पल भी हमने देखे। उसके बाद मार्ग कौशल के आधार पर देखें हम, तो मिसाइलें क्या रहती हैं, सतह से सतह पे मार करती हैं, सतह से हवा में मार कर, सतह से हम उसको लॉन्च करेंगे और वो हवा में मार करेगी, जैसे किसी हेलीकॉप्टर को गिराना है, किसी प्लेन को गिराना है, आवासीय सतह में किसी हेलीकॉप्टर से उस मिसाइल को लॉन्च करेंगे और वो जमीन पे किसी टारगेट को हिट करेगी। और उसके अलावा हवा से हवा में मार करना, पनडुब्बी से हवा में मार करना, पनडुब्बी से हम उस मिसाइल को लॉन्च करेंगे, फिर वो किसी हवा में जाके किसी टारगेट को हिट करेगी। उसके अलावा पनडुब्बी से कहीं भी लॉन्च करना, पनडुब्बी से किसी दूसरी पनडुब्बी को हिट करना, पनडुब्बी से किस सतह पे जाके मार करना। तो इस तरीके से हमारे विभिन्न मिसाइलों की कैटेगरी क्लासिफिकेशन हो जाती है। तो सतह से सतह पर मार करने के लिए हमारे पास पृथ्वी, अग्नि, ब्रह्मोस, ये 3 मिसाइल हैं। सतह से हवा में मार करने के लिए अपने पास आकाश मिसाइल है, सतह से हवा में आकाश। और आवासीय सतह पर मार करने के लिए हमारे पास क्या है, हेलिना मिसाइल है। हेलिना मिसाइल में क्या रहता है, रुद्र हेलीकॉप्टर से हम इसको लॉन्च करते हैं। और ये एंटी टैंक मिसाइल है। जो एंटी टैंक मिसाइल हमारी नाग मिसाइल होती थी, जो जमीन से जमीन पे जाती है, तो उसी का वर्जन है एरियल वर्जन। तो हवा से सतह में मार करती है हमारी हेलिना मिसाइल। और हवा से हवा में मार करती है, उसको अस्त्र मिसाइल बोलते हैं अपना। जो तेजस से हमारा जो तेजस लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है, उससे हम लॉन्च करते हैं। तो अस्त्र, तो जब भी आपको अस्त्र मिसाइल के बारे में आए तो आपको दिमाग में होना चाहिए हवा से हवा में मार करते हैं। और पनडुब्बी से हवा में मार करने के लिए हमारे पास बराक 8 मिसाइल है। और पनडुब्बी से कहीं भी मार करने के लिए K-15। तो जब भी आपको करंट अफेयर में या फिर कहीं पे भी मिसाइलों के नाम सुनने को मिले, तो आपके दिमाग में ये होना चाहिए कि K-15 मिसाइल कौन सी है, ब्राकेट मिसाइल कौन सी है, अस्त्र मिसाइल अपनी कौन सी है, लीना मिसाइल कौन सी है, आकाश मिसाइल कौन सी है, पृथ्वी, अग्नि और ब्रह्मोस किस टाइप की मिसाइलें हैं। तो मेरे को लगता है कि आपको मिसाइल के बारे में काफी ज्यादा जानकारी मिलेगी होगी और ये आपके लिए सफिशियंट भी रहेगा। दूरी के आधार पर अगर हम देखें, मारक क्षमता की दूरी के आधार पर देखें, तो मिसाइलों को कम दूरी की मारक क्षमता, मध्यम दूरी की मारक क्षमता और एक अंतर महाद्वीपीय मारक क्षमता। अंतर महाद्वीपीय मारक क्षमता के तौर पे देखें तो अग्नि 5 हमारी ऐसी मिसाइल है जो एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप के अंदर हमारी मारक क्षमता रखती है। तो हम इंडिया के अंदर बैठे हुए चाइना पे और यूरोप के बहुत सारे देशों को हिट कर सकते हैं अग्नि 5 मिसाइल को यूज करते हुए। तो इसलिए अग्नि 5 मिसाइल अपने आप में हमारे लिए स्ट्रेटेजिकली काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो इस क्वेश्चन में हमने देखा था कि अग्नि 5 और ब्रह्मोस मिसाइल किस प्रकार से ये बैलिस्टिक प्रॉपर्टी है, और क्रूज मिसाइल और बैलिस्टिक मिसाइल की प्रॉपर्टीज के बारे में हमने पढ़ा था। तो ये क्वेश्चन हमारा सोल्व है। उसके साथ साथ हम एक जानकारी और रख लेते हैं ट्राइड के बारे में। ट्राइड क्या है, ट्राइड है हमारा इंडिया का जो हमारा जो परमाणु प्रोग्राम है। तो परमाणु की जो हमारी डिफेंस सिस्टम, परमाणु डिफेंस सिस्टम जो हमारा, तो उसमें हमने ये कैपेबिलिटी डेवलप की है कि हम जमीन से, हवा से और पानी में से कहीं से भी अपने परमाणु बम को लॉन्च कर सकते हैं और दुश्मन के ऊपर दाग सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ सतह से ही किसी परमाणु बम को लॉन्च कर सकते हैं, और ऐसा भी नहीं है कि हम सिर्फ हवा से ही लॉन्च कर सकते हैं। अभी हाल ही में, पहले हमारी नेवी के पास ऐसी कैपेबिलिटी नहीं थी। अभी हाल ही में इंडिया ने क्या किया है, INS अरिहंत के आने के बाद से ये कैपेबिलिटी डेवलप कर ली है कि अब इंडिया समुद्र से भी अपने परमाणु बमों का इस्तेमाल किसी दुश्मन के ऊपर कर सकता है। तो ये इंडिया का ट्राइड है। तो पृथ्वी, अग्नि, त्रिशूल, ये सब मिसाइलों के अंदर हम वार हेड के तौर पे, मिसाइलों के आगे हम परमाणु बम को लगा के एज ए वार हेड का यूज करते हुए अपने परमाणु बमों का लॉन्च कर सकते हैं। तो ये हमारा मिसाइल के बारे में बेसिक जानकारी थी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 59 कहता है कि पारा प्रदूषण के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो हमारे को 3 स्टेटमेंट दी हैं, उसमें बताना कितने स्टेटमेंट सही हैं। तो पारा प्रदूषण, पहली स्टेटमेंट, श्रवण खनन गतिविधि विश्व में पारा प्रदूषण का स्रोत है। पारा प्रदूषण का स्रोत है, साधारण स्टेटमेंट है, सही स्टेटमेंट मिलेगी ये। इसमें अगर ये कहता है कि केवल एकमात्र स्रोत है, तो ये हो सकता है गलत हो जाता। तो ये साधारण स्टेटमेंट है, बिल्कुल सही है। दूसरी स्टेटमेंट, कोयला आधारित ऊष्मीय शक्ति संयंत्र, थर्मल पावर प्लांट से पारा प्रदूषण होता है। हाँ, थर्मल पावर प्लांट से पारा प्रदूषण होता है। और कोयला है, कोयले के अंदर काफी इंप्योरिटी रहती है। तो ये साधारण स्टेटमेंट है। तो आपको क्या रखना है, प्रीलिम के अंदर जो जनरलाइज स्टेटमेंट है, साधारण स्टेटमेंट रहती हैं, जो बिल्कुल एक्सट्रीम नहीं है और जो पॉजिटिव सेंस दिखाती हैं कि हाँ ये चीज पॉसिबल है, और खास करके साइंस से जुड़े हुए जो रहते हैं, तो उसमें क्या रहते हैं, वो स्टेटमेंट लगभग सही होती है। तो 2 स्टेटमेंट हमारी सही है। पारा के संपर्क में आने के बाद कोई ज्ञात सुरक्षा स्तर नहीं है।
तो ऐसा नहीं है, ये तो गलत स्टेटमेंट है, क्योंकि पारा का सुरक्षा स्तर कितना होना चाहिए। कोई व्यक्ति पारा की रेडिएशन के अंदर अगर आता है, पारा के कांटेक्ट में आता है, तो कितने लेवल तक वो सेफ है, लिमिट कितने लेवल तक सेफ लिमिट नहीं है, तो साइंटिस्टों को पता ही है। तो तीसरी स्टेटमेंट हमारी गलत है। लॉजिकली देखने से भी लग रहा है बहुत आसान क्वेश्चन था ये। तो क्वेश्चन नंबर 59 का आंसर हमारी केवल 2 स्टेटमेंट सही हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 60, हरित हाइड्रोजन के संबंध के बारे में बताना, संदर्भ में बताना में। तो 3 स्टेटमेंट है कि कितने कथन सही हैं। तो पहले स्टेटमेंट कहते हैं इसके आंतरिक दहन के लिए ईंधन के रूप में सीधे इस्तेमाल किया जा सकता है। हाँ, हरित हाइड्रोजन को सीधे ईंधन के रूप में प्रयोग किया जा सकता है। दूसरी स्टेटमेंट, इसे प्राकृतिक गैस के साथ मिलाकर ताप या शक्ति ईंधन के लिए ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। हाँ, नेचुरल गैस के साथ इसकी ब्लेंडिंग करते हैं, मिक्सिंग करते हैं। दिल्ली वगैरह के अंदर ऐसा प्रोजेक्ट चल भी रहा है। तो दूसरी स्टेटमेंट हमारी सही है। तीसरी स्टेटमेंट, इसे वाहन चालन के लिए हाइड्रोजन ईंधन प्रकोष्ठ में इस्तेमाल किया जा सकता है। तो ये भी जनरलाइज स्टेटमेंट है और पॉजिटिव सेंस में है। तो हरित हाइड्रोजन का और साइंस का क्वेश्चन वैसे ही है, तो हरित हाइड्रोजन के सब इस्तेमाल हम कर सकते हैं। तो तीनों स्टेटमेंट ये सही हैं। उसके बाद अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 61। क्वेश्चन नंबर 61 में लिखा है निम्नलिखित देशों पर विचार कीजिए। 6 देश दिए हैं और इनमें पूछा कि यूक्रेन की सीमा किसके साथ साझा करती है। ये करंट अफेयर से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है। समसामयिकी में यूक्रेन काफी समय से चर्चा में चल ही रहा है, और बार बार करंट अफेयर के विभिन्न मैगजीन या फिर मैप वगैरह के हम रीडिंग करते हैं, तो उसमें देखने को मिलता है कि यूक्रेन के बॉर्डर स्टेट कौन कौन से हैं या फिर बॉर्डर नेशन कौन कौन से हैं। तो इसमें ये मैप मैंने लगाया है यहाँ पे। तो यूक्रेन के आप बॉर्डर देख सकते हो। तो हंगरी, ये हंगरी है, और रोमानिया, ये 2 ही स्टेट ऐसे हैं जो इसके ऑप्शंस में दिए हैं, जो इसके साथ अपना बॉर्डर शेयर करते हैं। बाकी स्टेट ऐसे नहीं हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा हंगरी और रोमानिया, केवल 2। ठीक है, काफी इजी क्वेश्चन था। आपको मैप, ये बेसिक जानकारी आपको होनी ही चाहिए। यहाँ पे कोई भी लॉजिकल गैसिंग और ये वो कुछ नहीं चलने वाला। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, इसके साथ मैंने एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन और ऐड करके दी आपको, एक मैप और दिया है। तो जो रसिया वाला जो रीजन है, उसके अंदर यूक्रेन का काफी एरिया, जो उसके वेस्टर्न वेस्टर्न ईस्टर्न बॉर्डर जो है यूक्रेन का, उस पर काफी सारे डिस्ट्रिक्ट्स पे रसिया ने कब्जा किया है, और वो काफी चर्चा में भी रहते हैं। और जो क्वेश्चन में पेपर में भी शायद आगे आएगा ये क्वेश्चन, तो उसमें हम देख सकते हैं खार्किव, लुहांस्क, दोनेत्स्क, मारियापोल, खेरसन, क्रीमिया, कीव, ये सब रीजन भी आपको पता होना चाहिए यूक्रेन के बारे में, ताकि इनके बारे में भी कहीं ना कहीं अगर कोई क्वेश्चन आए तो आप याद रख सकते हो। क्योंकि यूपीएससी के अंदर ये यूक्रेन काफी समय से चर्चा में चल रहा है, तो यूपीएससी के लिए भी एक फेवरेट थीम हो चुका है ये। तो यहाँ से अब की बार ये क्वेश्चन आया है, और इनको भी आप, ये सारे जो लोकेशंस मैंने अभी बताई हैं यूक्रेन की, ये भी आपको याद होनी चाहिए। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 62। पृथ्वी के वायुमंडल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी था, हमें कंफ्यूज भी करने वाला था। जो इंडियन ज्योग्राफी का क्वेश्चन है ये, तो इंडियन ज्योग्राफी नहीं, ज्योग्राफी इन जनरल क्वेश्चन है। तो पहली स्टेटमेंट देखते हैं, भूमध्य रेखा पर प्राप्त होने वाले सूर्य ताप की कुल मात्रा ध्रुवों पर प्राप्त होने वाले सूर्य ताप की कुल मात्रा की लगभग 10 गुना है। तो देखो इन्होंने स्टेटमेंट क्या क्या बहुत सिंपल रखा, लगभग भी बोला है, 10 गुना भी बोला, बहुत ज्यादा भी नहीं बोला है। तो ये देखने में लगता है कि ये स्टेटमेंट हो सकता है सही हो, लेकिन ये स्टेटमेंट गलत है। जो हमारी एनसीईआरटी का जो चैप्टर है 11th क्लास की जो एनसीईआरटी है फिजिकल ज्योग्राफी का, जो उसके अंदर ये दिया हुआ है हीट बजट के लिए, जो पृथ्वी का जो हीट बजट है, ताप बजट जो है, उसके अंदर ये अच्छे से दिया हुआ, वहां पे लिखा हुआ है 320 वाट पर स्क्वायर मीटर। ये हमारी क्या रहती है, इक्वेटर पे हमारे को जो भूमध्य रेखा है उस वाले क्षेत्र के अंदर ये वाली हमारे को सूर्य ऊर्जा मिलती है, और 70 वाट पर स्क्वायर मीटर ये हमारे को पोल्स पे मिलती है। अगर इनको कंपेयर करते तो लगभग ये 5 गुना बैठता है, 10 गुना नहीं है। तो ये पहली स्टेटमेंट हमारी गलत है। दूसरी स्टेटमेंट, अवरक्त किरणें जो इंफ्रारेड रेडिएशन होती हैं सूर्य ताप के लगभग 2/3 भाग हैं। तो यूवी रेडिएशन सूर्य ताप के लगभग 2/3 भाग, ऐसा नहीं है। सूर्य की जो रेडिएशन पृथ्वी पे आती हैं वो 3 स्पेक्ट्रम में मेनली आते हैं। सबसे पहले अल्ट्रावायलेट रेज, यूवी रेज इनको बोलते हैं। उसके बाद हमारा विजिबल स्पेक्ट्रम, जो विजिबल स्पेक्ट्रम जिसको हम देख पाते हैं, जिसके अंदर 7 कलर रहते हैं, विबग्योर जो हम पढ़ते हैं, जो कि पराबैंगनी किरणें और ये सब रहती हैं। सॉरी, पराबैंगनी नहीं, जिसके अंदर हम 7 कलर जो देख पाते हैं, विबग्योर, वायलेट, ब्लू, ग्रीन, ये वाली जो रहती हैं, तो विजिबल स्पेक्ट्रम हो जाता है। उसके बाद सबसे आखिरी में क्या रहता है हमारा, इंफ्रारेड रेडिएशन रहता है, अवरक्त किरणें रहती हैं। तो अवरक्त किरणें सबसे ज्यादा रहती हैं, वो कम साइड ही रहती हैं। तो ये सीक्वेंस रहता है इनका।
तो ये दूसरी स्टेटमेंट हमारी गलत है। तीसरी स्टेटमेंट, अवरक्त तरंगे निचले वायुमंडल में संकेंद्रित जलवाष्प द्वारा वृहद रूप में अवशोषित होती हैं। हाँ, ये स्टेटमेंट सही है। पृथ्वी क्या करती है, पृथ्वी अपनी जो रेडिएशन एब्जॉर्ब करती है उसका इन्वायरमेंट में फिर बाद में लॉन्ग वेव रेडिएशन की फॉर्म में उसको रिफ्लेक्ट बैक करती हैं। तो इंफ्रारेड रेडिएशन क्या रहती है, लॉन्ग वेव की तरह की फॉर्मेट में ही होती हैं, और वो क्या करती है इन्वायरमेंट में ज़्यादातर जलवाष्प जो रहते हैं उसके थ्रू एब्जॉर्ब किए जाते हैं। और जो हीट बजट को हम पढ़ेंगे तो वहाँ पे भी जो मान लो कि 34 जो 34 नंबर है, 34 जो संख्या मान लेते हैं, 100 में से 34 संख्या की जो किरणें हैं वो वापस अगर सूर्यमंडल के अपने वायुमंडल के अंदर भेजी जाती हैं तो उसमें से 19 क्या की जाती हैं, अवशोषित कर ली जाती हैं जलवाष्प के द्वारा। तो ये ज्यादातर यही हुआ, तो सी स्टेटमेंट हमारी सही है। जो चौथी स्टेटमेंट है, अवरक्त तरंगे और सौर विकिरण की विद्युत चुंबकीय तरंगों में दृश्यमान स्पेक्ट्रम के भाग नहीं। अवरक्त तरंगे क्या रहते हैं, इनविजिबल स्पेक्ट्रम का पार्ट है, विजिबल स्पेक्ट्रम का पार्ट नहीं है। तो मैंने बताया कि यूवी, विजिबल और इंफ्रारेड ये 3 स्पेक्ट्रम रहते हैं, तो विजिबल पार्ट अपने आप में अलग रहता है, तो ये डी स्टेटमेंट भी गलत है। तो इसका आंसर है सही। तो आप अपना जब हीट बजट वाला जो चैप्टर है तो उस चैप्टर को आप अच्छे से पढ़ें एनसीईआरटी के अंदर, तो उसके अंदर ये स्टेटमेंट दी हुई हैं। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन 63 क्वेश्चन में दो स्टेटमेंट दी हैं और बताना कि एक या दो में से दोनों सही हैं या फिर एक दूसरे को वो जस्टिफाई करती हैं या नहीं करती हैं। तो पहली स्टेटमेंट है, उष्णकटिबंधीय वर्षावनों की मृदा पोषक तत्वों से भरपूर होती है। दूसरी स्टेटमेंट, उष्णकटिबंधीय वर्षावनों के उच्च ताप और आर्द्रता के कारण मृदा में विद्यमान मृत जैव पदार्थ का द्रुत अपघटन होता है। तो जो पहली स्टेटमेंट है वो एनसीईआरटी में बहुत बार पढ़ा है, बहुत बार लिखी हुई भी है। तो जो वर्षावन रहते हैं वहां पे पोषक तत्वों की अधिकता नहीं होती है, क्योंकि जब बारिश ज्यादा रहती है तो जो पोषक तत्व होते हैं जो बारिश के साथ बह जाते हैं वो जमीन में रहते नहीं है, मृदा में रहते नहीं है। तो इस वजह से पहली स्टेटमेंट हमारी गलत है। उसके बाद दूसरी स्टेटमेंट क्या रहती है कि उच्च ताप और आर्द्रता के कारण मृत पदार्थ जो द्रुत अपघटन होता है, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। इसी स्टेटमेंट को पढ़ते हुए हम ये भी एक बात और जान सकते हैं कि जो पोलर रीजन है हमारे, पोलर रीजन के अंदर क्या रहता है कि वहां पे तापमान बहुत कम रहता है, तो उस वजह से वहां पे क्या रहता है, मृत पदार्थों का, जीवों का अपघटन बहुत कम होता है। तो इसलिए हमारी दूसरी स्टेटमेंट सही है, पहली स्टेटमेंट गलत है। आसान क्वेश्चन था ये ज्योग्राफी का बिल्कुल। एनसीईआरटी आपको पढ़नी ही चाहिए। ज्योग्राफी के जितने भी क्वेश्चन आए हैं लगभग सभी एनसीईआरटी से आए हैं, 11th 12th क्लास के एनसीईआरटी से। तो इसलिए आपको बहुत अच्छे से उनको पढ़ के जाना है। क्वेश्चन नंबर 64, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो कथन अपने को दिए हैं, ग्रीष्म ऋतु में महाद्वीपों और महासागरों के बीच तापमान विपर्यास शीत ऋतु की अपेक्षा अधिक होता है। ये बिल्कुल एनसीईआरटी में एज इट इज स्टेटमेंट दी हुई है। 11वीं क्लास की जो एनसीईआरटी फिजिकल ज्योग्राफी उसमें स्टेटमेंट दी हुई है। दूसरा कथन, तो जो पहली स्टेटमेंट है तो वो स्टेटमेंट गलत है। इसमें क्या है, इसको रिवर्स कर दिया, ग्रीष्म ऋतु में महाद्वीपों और महासागरों के बीच तापमान विपर्यास शीत ऋतु की अपेक्षा अधिक रहता नहीं, ये शीत ऋतु और ग्रीष्म ऋतु को इंटरचेंज किया है। तो ऐसी स्टेटमेंट को अगर आप वैसे देखें तो इनको इंटरचेंज करके भी यूपीएससी क्या करती है, एक ही स्टेटमेंट के अंदर दो स्टेटमेंटों की तुलनात्मक रूप से अगर वो अध्ययन कर रही है तो क्या करती है, वो दो चीजों की जो प्रॉपर्टीज हैं, जो विशेषता है, उनको इंटरचेंज कर देती है। एक क्वेश्चन में हमने पहले भी देखा था, तो पहली स्टेटमेंट गलत है। तो दूसरी स्टेटमेंट पढ़ते हैं, जल की विशिष्ट उष्मा भूपृष्ठ की विशिष्ट उष्मा की अपेक्षा अधिक होती है। तो ये तो नॉर्मल बात है, सभी को पता है, लेटेंट हीट जो वाटर की रहती है वो जमीन से ज्यादा रहती है, तभी तो जल देर से गर्म होता है और देर से ठंडा होता है। पर जमीन क्या रहती है, जल्दी गर्म हो जाती है और जल्दी ठंडी हो जाती है। इसीलिए रेगिस्तान के अंदर क्या रहता है, बहुत अधिक गर्मी होती है गर्मियों में, और सर्दियों में बहुत अधिक ठंड होती है, क्योंकि वो बहुत जल्दी गर्म हो जाती है और बहुत जल्दी ठंडी हो जाती है। और जो समुद्र के आसपास का जो एरिया रहता है वहाँ पे टेम्परेचर लगभग समान बना रहता है, क्योंकि जल क्या रहता है, ज़्यादा तापमान को अवशोषित कर लेता है और फिर ठंड आने पे जो अवशोषित तापमान जो है उसको धीरे धीरे रिलीज करता है, तो वो देर से ठंडा होएगा, देर से गर्म होएगा। तो अपनी दूसरी स्टेटमेंट हमारी सही है। बिल्कुल आसान क्वेश्चन था ज्योग्राफी का ये। इसका आंसर हो जाएगा डी, कथन एक गलत है किंतु कथन दो सही है। उसके बाद अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये भी ज्योग्राफी से का एनसीईआरटी से डायरेक्ट क्वेश्चन दिया हुआ है। हमने 3 क्वेश्चन देख लिए हैं जो ज्योग्राफी के एज इट इज एनसीईआरटी से उठा के दिए हुए हैं। आपको कहीं इधर उधर भागने की जरूरत नहीं है, आपके बेसिक्स जो फंडामेंटल है वो आपको अच्छे से स्ट्रॉन्ग करने ही हैं। क्वेश्चन नंबर 65, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जो एस वेव और पी वेव के बारे में इन्होंने बताया है, तो भूलेखी जो सिस्मोग्राफ रहता है उसमें अस्तरंगों से पूर्व पी तरंगे अभिलिखित की जाती है नहीं। भूलेखी में से एस तरंगों से पूर्व पी तरंगे
अभिलिखित की जाती हैं। पी तरंगों में से अलग कर्ण प्रकार की दिशा में पीछे कंपन, जबकि इसमें एक बार इंग्लिश में देख लेते हैं। इन सिस्मोग्राफ पी वेव्स आर रिकॉर्डेड अर्लियर देन एस वेव, ये स्टेटमेंट सही है। उसके बाद स्टेटमेंट नंबर 2, क्योंकि प्राइमरी वेव्स पी वेव्स क्या रहती है, पहले आती हैं सरफेस पे, तो सिस्मोग्राफ पे भी वो पहले आएंगी। इन पी वेव्स द इंडिविजुअल पार्टिकल्स वाइब्रेट टू एंड फ्रो इन द डायरेक्शन ऑफ द वेव प्रोपोगेटिंग वेयर द एस एंड वेव प्रोपोगेट वाइब्रेट अप एंड डाउन। तो पी वेव्स के अंदर क्या रहते हैं, इंडिविजुअल पार्टिकल क्या वाइब्रेट करते हैं टू एंड फ्रो, आगे पीछे ऐसे जाते हैं पी वेव्स के अंदर, और एस वेव के अंदर क्या रहते हैं, वो अप एंड डाउन जाते हैं। तो ये दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही हैं। एनसीईआरटी में एज इट इज ये दिया हुआ है, तो दोनों स्टेटमेंट हमारी सही हैं। तो इस प्रकार हमारा ये दोनों स्टेटमेंट सही हो जाएंगी, 1 और 2 दोनों सही हैं। तो क्वेश्चन नंबर 65 हमारा हो गया। एनसीईआरटी से डायरेक्ट ये क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 66 क्वेश्चन, भारत में कोयला आधारित तापीय शक्ति संयंत्रों के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करना है। 3 कथन हमें दिए हैं, उनमें से किसी में, पहला कथन है उनमें से किसी में भी समुद्र जल का उपयोग नहीं होता है। ये एक्सट्रीम स्टेटमेंट है, किसी में भी समुद्र जल का प्रयोग नहीं होता है, तो ये स्टेटमेंट के गलत होने की संभावना काफी अधिक है। दूसरी स्टेटमेंट, उनमें से कोई भी जल संकट वाले जिले में स्थापित नहीं है। जल संकट वाले जिले में स्थापित है। इंडिया के अंदर लगभग मैक्सिमम एरिया किस में काउंट होता है, जल संकट एरिया में ही काउंट होता है। तो वाटर डेफिसिट जो एरिया है इंडिया का, लगभग हर डिस्ट्रिक्ट ही है। तो दूसरी स्टेटमेंट भी अपने आप में गलत है। तीसरी स्टेटमेंट, उनमें से कोई भी निजी स्वामित्व में नहीं है, कोई भी निजी स्वामित्व में नहीं है। तीनों स्टेटमेंट ही गलत हैं, इनमें से कोई भी स्टेटमेंट सही नहीं, तीनों एक्सट्रीम टाइप की स्टेटमेंट हैं। तो इस तरीके से हमें एनालाइज करना कि इस टाइप की जो स्टेटमेंट दी होती है वो गलत होती हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा कोई भी सही नहीं है। उसके बाद अगले क्वेश्चन में चलते हैं। वोल बैच या पत्ती का कभी कभी निम्नलिखित में से किसी एक संदर्भ में, ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है। करंट अफेयर में काफी बार इसको चर्चा में आया था, काफी बार इसके बारे में समसामयिक घटनाक्रम में हमने पढ़ने को देखने को मिला था। तो ये सीधा सीधा मच्छरों से होने वाले विषाणु रोगों के प्रसार को नियंत्रित करना है। अगर इस टेक्निक के बारे में थोड़ा मैं आपको बताऊं, तो वोल बैच या टेक्निक में क्या रहता है, जो मच्छरों का जो लार्वा रहता है, उस लार्वा के अंदर वोल बैच या बैक्टीरिया नाम का क्या रहता है, वो उनके अंदर इंसर्ट किया जाता है, ताकि वो वायरस के साथ उनकी इम्यूनिटी डेवलप हो जाए उन मच्छरों की। जैसे कि हमारे यहाँ पे जो वैक्सीनेशन प्रोग्राम चलता है इंडिया के अंदर, तो हम बच्चों को क्या करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के वैक्सीनेशन देते हैं, और वैक्सीनेशन में क्या रहता है कि उस पार्टिकुलर डिजीज, उस बीमारी से लड़ने की प्रतिरोधक क्षमता उन बच्चों के अंदर डेवलप हो जाए। उसके अंदर पार्टिकुलर टाइप के जो डेड वायरस वगैरह रहते हैं या फिर डेड बैक्टीरिया रहते हैं वो देते हैं, ताकि बच्चे को वैक्सीन उस पर्टिकुलर वायरस के प्रति रोग प्रतिरोधक क्षमता हमारी डेवलप हो जाए। तो उसी प्रकार से ये प्रयोग मच्छरों के साथ किया जाता है। तो इसमें वोल बैच या पत्ती के दौरान ऐसा मच्छरों की रोग विरोधक जो क्षमता रहती है, वो प्रतिरोध विषाणुओं के प्रति जो रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है वो हमारी बढ़ जाती है। तो उससे फिर क्या रहता है कि जो एडीज एजिप्टी मॉस्किटो रहते हैं, जो उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय मैदानों में ज्यादातर होते हैं, तो वो मच्छर फिर क्या रहेंगे, हमारा डेंगू वगैरह का फैला नहीं पाएंगे। तो इस पत्ती द्वारा मच्छरों से होने वाले विषाणु रोगों के प्रसार को नियंत्रित किया जाता है। ठीक है, तो इसके बारे में थोड़ा आप अपने एंड पे थोड़ा पढ़ लेना, और करंट अफेयर में काफ़ी बार ये चर्चा में रही भी है। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और इस जो पत्ती थी हमारी वोल बैचिया, उस पत्ती का मैं आपको एक बेनिफिट और बता देता हूँ। जनरली क्या किया जाता है कि साइंस और टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी में क्या रहता है कि डीएनए या जेनेटिक मेकअप को चेंज किया जाता है, लेकिन इस पत्ती में ऐसा कुछ नहीं है कि उसका जेनेटिक मेकअप चेंज किया जाए। तो इससे हमारा जो पारिस्थितिक परितंत्र है उसके अंदर भी कोई इसका साइड इफेक्ट नहीं है। तो अपने आप में इस पत्ती के काफी पॉजिटिव पॉइंट है, और बिल और मिलिंदा गेट फाउंडेशन इसको काफी प्रमोट भी कर रहे हैं। तो ये पत्ती हमारे को पता होनी चाहिए। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 68 की तरफ। निम्नलिखित गतिविधियों पर विचार करना है, और 3 गतिविधियां दी हैं, और बताना है कि कार्बन अभिग्रहण, कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन के लिए इनमें से कौन सी पत्ती का प्रयोग किया जाता है। तो सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन होता क्या है। कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन में क्या रहता है कि हमारे इन्वायरमेंट में जो ग्रीन हाउस गैसेज, खासकर कार्बन डाइऑक्साइड जो है, उसको अवशोषित करके जमीन के अंदर या पानी के अंदर उसको निक्षेप किया जाए, ताकि वो हमारे इन्वायरमेंट के अंदर ना रह के उस पार्टिकुलर जल में या भूमि में
निक्षेप हो जाए उसका, जिससे कि वो जो ग्रीन हाउस गैस का जो इफेक्ट रहता है हमारा, जो तापमान के अंदर जो वृद्धि हो रही है टेम्परेचर की, तो वो ना हो पाए। तो इसके अंदर क्या रहता है कि जो पहली स्टेटमेंट दी है, बड़े पैमाने पर बारीक पिसी हुई बेसाल्ट सेल खेतों में बिछाने, ये स्टेटमेंट सही है। इसमें क्या रहता है कि जो बेसाल्ट रॉक रहती हैं, बेसाल्ट रॉकों की एक प्रॉपर्टी रहती है, अगर बेसाल्ट रॉक विदरिंग प्रोसेस के अंदर क्या रहती है, कार्बन डाइऑक्साइड का काफी प्रयोग करती है, इन्वायरमेंट से जो कार्बन डाइऑक्साइड रहते हैं, तो जो विदरिंग प्रोसेस, अपक्षय जो प्रोसेस रहता है, इस प्रोसेस के अंदर क्या रहता है कि कार्बन डाइऑक्साइड का मैक्सिमम प्रयोग होता है, और जो अपनी बेसाल्ट रॉक रहती हैं उनके अंदर ये प्रॉपर्टी रहती है। तो ये विदरिंग प्रोसेस इंक्रीज हो जाएगा और CO2 की जो सिक्वेस्ट्रेशन वो बढ़ जाएगी। तो पहली स्टेटमेंट सही है। और इसके साथ जुड़ी हुई एक जानकारी आप और याद रख सकते हैं, दुनिया के जो 3 सबसे बड़े देश कार्बन गैस का उत्सर्जन करते हैं, तो उसमें USA, इंडिया और चाइना, ये 3 देश आते हैं। और तीनों देशों के पास बेसाल्ट का काफी बड़ा रिजर्व भी बेसाल्ट रॉक्स का, तो वो तीनों देश इस पत्ती का प्रयोग भी कर सकते हैं और कार्बन उत्सर्जन को कम कर सकते हैं। दूसरी स्टेटमेंट, चूना मिलाकर महासागरों की क्षारीयता बढ़ाना। अब महासागरों का के बारे में बोला जाता है कि महासागर क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को अपने अंदर अवशोषित करते हैं, लेकिन महासागरों का अगर टेम्परेचर बढ़ जाएगा या फिर उसके अंदर मिलावट हो जाएगी, साल्ट कंटेंट उसका बढ़ जाएगा, तो क्या रहेगा, महासागरों के अंदर जो कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन की जो प्रॉपर्टी है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, कार्बन कैप्चर कम करेगा वो। लेकिन यहाँ पे क्या किया गया है, यहाँ पे स्टेटमेंट में टेक्निकल स्टेटमेंट है काफी, चूना मिलाकर महासागरों की क्षारीयता को बढ़ाना। लेकिन महासागरों के पानी की एक विशेषता ये भी रहती है, अगर उसकी क्षारीयता को बढ़ा दिया जाए, पीएच लेवल उसका जो नेचुरल जो इन्वायरमेंट रहता है महासागर का, जो पीएच लेवल रहता है उसके आसपास रखा जाए उसका, उसकी क्षारीयता को, क्योंकि जो महासागर का जो पानी रहता है वो नेचुरल वे में क्षारीय होता है, और उसकी क्षारीयता को बढ़ाएंगे तो उस पानी की कैपेसिटी और बढ़ेगी कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन की। तो दूसरी स्टेटमेंट हमारी सही है। तीसरी स्टेटमेंट, विभिन्न उद्योगों द्वारा निर्मुक्त कार्बन डाइऑक्साइड का अभिग्रहण कर उसे कार्बोनेट जल के रूप में परित्यक्त भूमि के खानों के अंदर पंप करना, ये स्टेटमेंट भी सही है कि भूमि के अंदर उसको कार्बन गैस को जो है उसको सिक्वेस्ट्रेशन किया जाए उसका। तो तीनों स्टेटमेंट सही हो जाएंगी। तो हमारा आंसर हो जाएगा, सभी स्टेटमेंट सही हैं। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 69 पे। क्वेश्चन नंबर 69 में लिखा है एरियल मेटाजिनोमिक्स। एरियल मेटाजिनोमिक्स में से किसी एक स्थिति सही निर्दिष्ट करता है। या तो आपने करंट अफेयर में इसको पढ़ा होगा, अदरवाइज आप इसको क्या कर सकते हैं, इस जो स्टेटमेंट है इसकी जो परिभाषा है उसको समझने के लिए इन शब्दों को आप तोड़िए। तो एरियल, एरियल क्या रहता है, एयर से जुड़ा हुआ है, कहीं वायु से जुड़ा हुआ है। और मेटा जिनोमिक्स, मेटा, मेटा क्या रहता है, मेटा बड़े के लिए, मेटा डाटा, ठीक है, तो मेटा बड़े के लिए बोला जाता है। जीनोमिक्स, जीनोमिक्स तो डीएनए से जुड़ा हुआ ही है, जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी वगैरह से। तो इन चारों ऑप्शन में से हमें देखने को मिल रहा है। पर्यावास में वायु से, एरियल के लिए वायु हो गया, और मेटाजीनोमिक्स डीएनए प्रदर्शित को एक बार में एकत्रित करना। मेटा, मेटा मतलब क्या रहता है कि बड़ा, तो एक बार में काफी बड़ा एकत्रित किया जाता है। ऑप्शन ए इसका सही है। अगर हम वैसे लॉजिकली देखें तो हमने एक क्वेश्चन पहले देखा था, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कोंगो का, क्वेश्चन नंबर 7 और 8, पहले जो क्वेश्चन दिया था उसका आंसर अगले क्वेश्चन की स्टेटमेंट में था। ऐसे ही अगर हम इन दोनों क्वेश्चन को एनालाइज करें क्वेश्चन नंबर 69 और 70 के अंदर, तो यहाँ पे एरियल मेटाजोनोमिक्स निम्न में से, तो यहाँ पे डीएनए दिया हुआ पहले ऑप्शन में, और यही डीएनए अगले क्वेश्चन में पूछा, माइक्रो सैटेलाइटिक डीएनए। तो हम ऐसे भी कोरिलेट कर सकते हैं, लेकिन ये कोई 100% सॉलिड प्रूफ टेक्निक नहीं है, ये सिर्फ आपको थोड़ा कंफर्टेबल जोन में लाने के लिए है कि आप ऐसा सोच सकते हैं। ऐसा ये क्वेश्चन हमने उस पीछे भी देखा था कि जब जैनिज्म से जुड़ा हुआ था, तो इधर एक क्वेश्चन दिया हुआ था, इधर एक क्वेश्चन था, तो इस क्वेश्चन में, हिस्ट्री के क्वेश्चन में पूछा हुआ था, तो उसके अंदर जो जैन से जुड़ा हुआ था वो, तो इधर भी जैन वाला क्वेश्चन था, दोनों के अंदर एक दूसरे से कोरिलेशन दिया हुआ था। तो आप यूपीएससी के पीवाईक्यू में जनरली ऐसा देखने को मिला है, तो ये टेक्निक आप देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन, माइक्रो सैटेलाइट डीएनए निम्न में से किसके बारे में है, तो माइक्रो सैटेलाइट डीएनए तो प्राणी जाति की विभिन्न जातियों के बीच विकास पर संबंधों का अध्ययन। ये करंट अफेयर का क्वेश्चन, ये आपको पता है तो ठीक है, अदरवाइज आपको इसमें काफी कंफ्यूज हो सकते हैं। उसके बाद अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 71, भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। इसके अंदर एक इकोनॉमी का क्वेश्चन है, तो इसके अंदर अपने को एमएसएमई सेक्टर के बारे में, लघु सूक्ष्म और मध्य उद्योग जो रहता है अपना, तो उसके बारे में, उनके डेफिनेशन के बारे में बोला है। तो पहली स्टेटमेंट है, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम 2006 के अनुसार जिसके संयंत्र और मशीनरी के निवेश में 15 करोड़ रुपए से 25 करोड़ रुपए के बीच में मध्यम उद्यम है। अब देखिए यहाँ पे फैक्ट क्या है
फैक्ट ये 2006 और इसका नाम नहीं है, यहाँ पे फैक्ट है 15 करोड़ से 25 करोड़। आपको स्टेटमेंट के अंदर ये देखना कि एम्फेसिस कहाँ हो रहा है, तो स्टेटमेंट एम्फेसिस 15 करोड़ 25 करोड़ के ऊपर हो रहा है, और ये फैक्ट दिए हुए, फैक्ट जनरली यूपीएससी में गलत होते हैं। तो स्टेटमेंट 1 क्या है, हमारी गलत मानेंगे हम इसको। स्टेटमेंट 2, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योगों को दिए गए सभी बैंक ऋण प्राथमिक क्षेत्र के अधीन आते हैं। हाँ, अब आपको ये दिख सकता है कि सभी बैंक ऋणों के बारे में, और ये भी एक्सट्रीम स्टेटमेंट है, नहीं। प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग, ये जनरल हम बहुत बार पढ़ते हैं, तो एमएसएमई सेक्टर प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग के तहत आता ही है, तो सभी ऋण इसमें हो जाएंगे, तो दूसरी स्टेटमेंट से हो जाएगा। और पहले स्टेटमेंट के बारे में आपको जानकारी वैसे भी होनी चाहिए, क्योंकि अभी हाल ही में सरकार ने क्या किया है, कोविड टाइम के बाद से एमएसएमई सेक्टर को परिभाषित किया है दोबारा से, और जो सर्विस सेक्टर और जो अपना मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर था उसके अंदर उनकी जो डेफिनेशन थी वो काफ़ी दोनों की अलग अलग होती थी, उसको अब उन्होंने एक ही डेफिनेशन के तहत रखने की कोशिश की। ये मैंने आपको यहाँ पे लिख के दिया है, इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से और टर्नओवर के पॉइंट ऑफ व्यू से। सूक्ष्म उद्योग में क्या रहता है, इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ से कम मिलेगी, और टर्नओवर क्या होगा, 5 करोड़ से नीचे होगा। इनमें से कोई भी एक कंडीशन अगर फुलफिल हो रही है तो उस सेक्टर को हम क्या बोलेंगे, उस उद्योग को क्या बोलेंगे, हम मध्यम उद्योग, सूक्ष्म उद्योग बोलेंगे, सॉरी माइक्रो उद्योग। ठीक है। उसके बाद अगर इसको हम 10 से गुणा कर देते हैं तो ये 10 करोड़ हो जाएगा, और 50 करोड़, दो लिमिट हो जाएंगी। अगर इसको फिर इसी पहले वाले को, हम सूक्ष्म वाले को 20 से गुणा कर देते हैं तो 20 करोड़, और ये क्या हो जाएगा, 100 करोड़ हो जाएगा। तो आप इस तरीके से याद कर सकते हैं, पहले को 10 से गुणा किया तो मध्यम में आ गए हम, और पहले वाले को ही अगर हम 20 से गुणा किया तो हम किस में आ गए, पहले वाले को 10 से गुणा किया तो लघु में आ गए हम, और पहले वाले को 20 से गुणा किया तो हम मध्यम में आ गए। तो माइक्रो, स्मॉल और मीडियम की ये डेफिनेशन आपको याद होनी चाहिए, तो आप इसको याद रखें, तो हो सकता है फिर से कहीं ना कहीं ये आप यूज कर पाएँ इस वाली जानकारी को। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, तो इसमें केवल दूसरी स्टेटमेंट सही थी अपनी। तो क्वेश्चन नंबर 72, केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्राओं के बारे में इकोनॉमी का क्वेश्चन है। तो इसके अंदर क्या दिया हुआ है, तो जो डिजिटल बैंक, डिजिटल मुद्राओं के बारे में काफी चर्चा चल रही है, आरबीआई वगैरह भी डिजिटल मुद्रा लाने की कोशिश में है। तो उसमें पहली स्टेटमेंट दी है, यूएसए डॉलर या SWIFT प्रणाली का प्रयोग किए बिना डिजिटल मुद्रा का भुगतान करना संभव। हाँ, ये संभव है, संभववादी बोला इन्होंने, तो ऐसा संभव है, जरूरी नहीं कि हमें डॉलर में ही करना। आज इंडिया के अंदर भी बहुत सारी पेमेंट है, हम विदेशों के साथ भी, इवन जैसे रसिया के साथ हमारा पेमेंट का लेना देना, हम क्या करते हैं, अपनी जो लोकल करेंसीज हैं, इंडियन रूपी और रूबल के अंदर करते हैं, ना कि डॉलर का प्रयोग करते हैं। तो पहली स्टेटमेंट हमारी सही है। दूसरी स्टेटमेंट, कोई भी डिजिटल मुद्रा इसके अंदर प्रोग्रामिक प्रतिबंध जैसे कि व्यय के समय ढांचे के साथ वितरित की जा सकती है, ये की जा सकती है। हाँ, ऐसा हो सकता है, क्योंकि वो अब जब डिजिटल करेंसी लाएगी तो वो अपने ऐसे नॉर्म एस्टेब्लिश कर सकता है आरबीआई। तो इसमें दोनों स्टेटमेंट सही हैं। अगर 73वीं स्टेट क्वेश्चन को पढ़ें, तो वित्त के संदर्भ में शब्द बीटा किसे निर्देशित करता है। तो इसके अंदर क्या 4 स्टेटमेंट दी है, इसका आंसर डी है। वैसे आप देखें तो आप इस क्वेश्चन को के अंदर एलिमिनेशन वगैरह का कोई प्रयोग नहीं कर पाएंगे, लेकिन आप एक रफ आइडिया लगाना चाहें, लॉजिक को थोड़ा एक्सटेंड करना चाहें, तो वित्त वित्त के बारे में, वित्त के संदर्भ में बात हो रही, तो वित्त के संदर्भ में कहीं ना कहीं कैलकुलेशन, संख्याओं का प्रयोग होता है। तो जो चौथी स्टेटमेंट है, एक संख्यात्मक मान जो पूरे स्टॉक बाजार में होने वाले परिवर्तनों के प्रति किसी स्टॉक के विचलनों का मापन है। लेकिन ये तभी है जब अभी हमें आंसर की पता है, तभी हम ये सोच पा रहे हैं कि इसके अंदर ये टेक्निक यूज कर सकते थे। एग्जाम के टाइम में इतने प्रेशर में ऐसा सोच पाना काफी मुश्किल रहता है, तो ऐसे इस क्वेश्चन, ऐसे वाले क्वेश्चन को आप छोड़ सकते हैं अनटिल अनलेस आपको ये पता हो। उसके बाद बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 74। 74वें क्वेश्चन में अपने को बोला गया है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करते हुए बताना कि कौन सा कथन सही है। 3 कथन दिए हैं, ये स्वयं सहायता समूह के बारे में है। तो हमने ये बताया था कि अगर किसी भी स्टेटमेंट में कोई फैक्ट दिया है और उस फैक्ट पे एम्फेसिस किया गया है, तो वो स्टेटमेंट में के अंदर फैक्ट गलत होने की संभावना बहुत रहती है। तो स्वयं सहायता समूह, सेल्फ हेल्प ग्रुप कार्यक्रम मूलतः भारतीय स्टेट बैंक द्वारा वित्तीय रूप में वंचितों को लघु ऋण प्रदान कर प्रारंभ किया गया था। तो यहाँ पे लिखा कि भारतीय स्टेट बैंक द्वारा और मूलतः, तो मूलतः और भारतीय स्टेट बैंक, तो काफी एम्फेसिस डाला गया है यहाँ पे। तो जरूरी नहीं है कि स्टेट बैंक या कोई दूसरा बैंक भी हो सकता है, और ये भी लिखा इन्होंने मूलतः है। तो ऐसा ही ये क्वेश्चन उन्होंने स्तूपा के बारे में लिखा था कि स्तूपा का जो विकास था, स्तूपा का जो कंसेप्ट था, वो मूलतः बौद्ध धर्म से संबंधित था। क्वेश्चन नंबर 42 हमने देखा था इसी क्वेश्चन पेपर के अंदर, कल वाले सेशन के अंदर, तो वहां पे भी वो स्टेटमेंट गलत थी, यहाँ पे भी ये स्टेटमेंट गलत है। ये स्टेट बैंक ना होके बाकी डिफरेंट बैंक है। नाबार्ड ने उस टाइम पे काफी डिफरेंट जो लोकल बैंक थे, सहकारी बैंक थे, उनको प्रोत्साहित किया था ऐसा वित्तीय सुविधा प्रोवाइड करने के लिए। तो पहली स्टेटमेंट हमारी गलत हो गई। दूसरी स्टेटमेंट,
किसी सेल्फ हेल्प ग्रुप एसएचजी में समूह में सभी सदस्य उस ऋण के लिए उत्तरदायी लेते हैं और जो ऋण को अकेला सदस्य लेता है, यही तो सेल्फ हेल्प ग्रुप का कंसेप्ट होता है। सेल्फ हेल्प, आपस में एक दूसरे की हेल्प करते हैं। वो एक बंदा अगर उनमें से कोई ऋण ले रहा है तो बाकी लोग उसको एज ए सिक्योरिटी के तौर पे वो ऋण प्रोवाइड करते हैं और जो नुकसान रहता है उसकी भरपाई भी वो सब लोग करने के लिए, जोखिम उठाने के लिए उत्तरदायी होते हैं। दूसरी स्टेटमेंट सही है। तीसरी स्टेटमेंट, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक और अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक एसएचजी को समर्थन देते हैं। हाँ, क्षेत्रीय बैंक और अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक ये देते हैं। तो इसमें से 2 स्टेटमेंट सही हैं, एक स्टेटमेंट हमारी गलत है और वो भी हमारी क्या थी, फैक्चुअल टाइप की स्टेटमेंट थी। दोनों स्टेटमेंट जनरलाइज स्टेटमेंट है। ये तो एसएचजी की फुल फॉर्म ही है, एसएचजी के बारे में जो बेसिक कंसेप्ट उसी को बता रही दूसरी स्टेटमेंट। और तीसरी स्टेटमेंट क्या है, पॉजिटिव सेंस में जनरल स्टेटमेंट है, तो इसके सही होने की संभावना काफ़ी बढ़ जाती है। तो इस तरीके से अब हम एलिमिनेट कर सकते थे अगर हमें सिर्फ ये जानकारी होती तो भी। उसके बाद अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 75। क्वेश्चन नंबर 75 में लिखा है कि स्वास्थ्य देखभाल के लिए भारत की सार्वजनिक क्षेत्र, पहली कथन है, भारत के सार्वजनिक क्षेत्र स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली सीमित, निरोधक, वर्धक और पुनः स्थापक देखभाल के साथ मुख्यतः रोगनाशक व्यवस्था पर ध्यान केंद्रित करती है। हाँ, ये सार्वजनिक क्षेत्र का स्वास्थ्य देखभाल के अंदर हम ये सारी चीजें करते ही हैं। पहली स्टेटमेंट सही है हमारी। और उसके बाद देखते हैं दूसरी स्टेटमेंट, भारत के स्वास्थ्य देखभाल प्रदान करने के लिए विकेंद्रीकृत उपक्रम के अंतर्गत राज्य प्राथमिक रूप में स्वास्थ्य सेवाओं को जुटाने के लिए उत्तरदायी हैं। हाँ, ये भी सही है। पॉजिटिव स्टेटमेंट है, जनरलाइज स्टेटमेंट है, दोनों स्टेटमेंट सही है। अब क्या देखना कि दोनों में से कौन सी स्टेटमेंट, क्या पहली स्टेटमेंट की को दूसरी स्टेटमेंट पहली स्टेटमेंट को जस्टिफाई कर रही है, व्याख्यायित कर रही है या नहीं कर रही है। तो ऐसा कुछ भारत की सार्वजनिक क्षेत्र स्वास्थ्य देखभाल सीमित, निरोधक ऐसा नहीं है, ये इसको जस्टिफाई नहीं कर रही है, उसको क्वालिफाई व्याख्यायित नहीं कर रही है। तो दोनों स्टेटमेंट अपने आप में सही है लेकिन दूसरी स्टेटमेंट उसको व्याख्यायित नहीं कर रही है। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो इकोनॉमी में या फिर हमने देखा कि जो सोशल सेक्टर की स्कीम है या फिर ऐसी स्टेटमेंट्स हैं तो वो जनरलाइज्ड और पॉजिटिव स्टेटमेंट रहेंगी। जनरल होंगी और पॉजिटिव कोनोटेशन, उनका मीनिंग क्या रहेगा, पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ जा रहा होगा, तो वो क्या रहेगा हमारा, पॉजिटिव और जनरलाइज स्टेटमेंट को सही मानेंगे हम। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 76, ये काफी इजी क्वेश्चन था और क्वेश्चन के अंदर ही इसका आंसर दिया हुआ है। हम देखते हैं ऐसे दो से तीन क्वेश्चन ऐसे आए हुए हैं यूपीएससी के अंदर। पहला क्वेश्चन देखते हैं, ये स्टेटमेंट 1 देते हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ की विश्व जल विकास रिपोर्ट 2022 के अनुसार भारत प्रतिवर्ष विश्व के भूमि जल के 1/4 से अधिक जल का निष्कर्षण करता है। ये स्टेटमेंट आप सही भी मान सकते हैं, गलत भी मान सकते हो, क्योंकि हम सोच सकते हैं कि यहाँ पे 1/4 ना होके ये 1/3 हो सकता है। ठीक है, ये 50% भी हो सकता है, आधा भी हो सकता है। और लेकिन यहाँ पे ये आप इस चीज को गलत नहीं मानेंगे, विश्व जल रिपोर्ट 2022, क्योंकि यहाँ पे इस स्टेटमेंट में इस चीज को हाईलाइट नहीं किया गया, इस चीज पे फोकस ही नहीं किया गया, फोकस हमारा 1/4 के ऊपर है। तो इसलिए आपको ये एनालिसिस करना है कि यूपीएससी में फैक्ट गलत होते हैं तो उसका मतलब ये नहीं कि कुछ भी फैक्ट कहीं पे भी कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू लिख दी वही गलत हो जाएगी, नहीं। स्टेटमेंट के अंदर एम्फेसिस कहाँ पे दिया हुआ है उसके बेसिस पे हम देखेंगे। तो ये हो सकता है कि ये गलत भी हो और सही भी हो। तो हम पढ़ते हैं दूसरे स्टेटमेंट को, भारत को अपने राज्य क्षेत्र में रहने वाली विश्व की लगभग 18% जनसंख्या के पेयजल और स्वच्छता आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए प्रति वर्ष विश्व के भूमि जल के 1/4 से अधिक जल का निष्कर्षण करने की जरूरत है। भूमि जल के 1/4 से अधिक जल का, तो ये यहाँ पे बोल रहा है कि जनसंख्या की आपूर्ति के लिए इसको 1/4 की जरूरत है। तो 1/4 तो यहीं पे दिया, तो ये पहली स्टेटमेंट को तो पूरी तरीके से इसने जस्टिफाई कर दिया, यहाँ भी 1/4 से अधिक निकालते हैं वो। अब उसके आगे रीजन दे रहा है कि ऐसा करना है, उसके लिए क्या कंपलसरी है, क्या जरूरत है या नहीं है, तो ये जरूरी नहीं है। तो ये दूसरी स्टेटमेंट इस जगह आके गलत होती है, जरूरत है। अगर ये लिख देता कि अधिक जल का निष्कर्षण करने की, निष्कर्षण करता है या फिर निष्कर्षण करने की आवश्यकता है, आवश्यकता नहीं है। इंडिया क्या कर सकता है, डिफरेंट टेक्निक्स का यूज करते हुए, जो ऑलरेडी उसके पास रिसोर्सेज हैं, जो नदियां हैं, नदियों का जो जल है उसको शुद्ध कर ले, उसको प्यूरिफाई कर ले, तो उसको भूमि के जल का प्रयोग करने की कम आवश्यकता रहेगी। तो इसलिए भूमि जल को निकालने की आवश्यकता नहीं है, उसको जरूरत नहीं है। तो ये क्या हो गया, हमारी दूसरी स्टेटमेंट सही गलत हो जाएगी, पहली स्टेटमेंट सही है। और यहाँ पे ये आपको इसके फेरे में नहीं पढ़ना कि 18% सही है या गलत है। 18% सही है और 18% सही है क्योंकि यहाँ पे इस 18% पे फोकस ही नहीं किया गया है। ये सिंपल ऐसे भी लिख सकते, भारत को अपने राज्य क्षेत्र में रहने वाली आबादी के लिए और जल की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए प्रति वर्ष विश्व के भूमि जल के 1/4 से अधिक जल का निष्कर्षण करता है। तो निष्कर्षण करने की जरूरत है, ये भी यहाँ पे जरूरत वाला जो शब्द है ये स्टेटमेंट को गलत कर रहा, ना कि ये वाली।
तो इस तरीके से आपको एनालाइज करना है कि स्टेटमेंटों के अंदर ही आंसर दिया हुआ होता है और स्टेटमेंट के अंदर किस फैक्ट को फोकस किया गया है, किसको नहीं किया गया है। अगर डायरेक्ट फैक्ट को फोकस कर रही है वो स्टेटमेंट तो उससे गलत होने की संभावना ज़्यादा हो जाती है, अदरवाइज वो स्टेटमेंट सही होती है। तो इसमें एक सही है, 2 कथन गलत है। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 77। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, भारत के संविधान के अनुसार केंद्र सरकार का यह एक दायित्व है कि वह राज्यों को आंतरिक विक्षोभ से बचाए। ये स्टेटमेंट एज इट इज दी हुई है आर्टिकल 355 में। आर्टिकल 355 में दिया हुआ है कि भी सेंट्रल गवर्नमेंट की ये ड्यूटी है कि स्टेट गवर्नमेंट्स जो भी हैं उनके अंदर जो इंटरनेट डिस्टर्बेंस होती है उनका समाधान करे। इसी वजह से किसी भी स्टेट के अंदर आंदोलन या दंगे होते हैं तो वहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करती है, पैरामिलिट्री फोर्सेज भेजती है। होम मिनिस्ट्री वहाँ पे क्या करती है, पुलिस फोर्सेज को भेजती है। अगर उनसे भी काम नहीं चलता फिर हम आर्मी को वहाँ भेजते हैं। तो पहली स्टेटमेंट सही है। और जो ये आर्टिकल 355 है ये भी एक आधार होता है किसी भी राज्य के अंदर राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए। तो राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए आर्टिकल 355 और 365 दोनों प्रयोग किए जाते हैं। उसके बाद दूसरी स्टेटमेंट को देखते हैं। भारत का संविधान राज्यों को निवारक निरोध के रखे जाने किसी व्यक्ति को विधेयक काउंसिल उपलब्ध कराने की से छूट प्रदान करता है। हाँ, ये आर्टिकल 22 राइट टू लाइफ, राइट टू अरेस्ट एंड प्रोटेक्शन इन डिटेंशन, उसके फंडामेंटल राइट आर्टिकल 22 के बारे में जुड़ा हुआ ये है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। स्टेटमेंट नंबर 3, आतंकवाद निवारण अधिनियम 2022 के अनुसार पुलिस के साथ समक्ष अभियुक्त की स्वीकृति के साक्ष्य के रूप में प्रयुक्त नहीं किया जा सकता। अब ये आतंकवाद निवारण अधिनियम के बारे में कह रहा है कि इसके अंदर पुलिस के समक्ष अभियुक्त की संस्वीकृति के साक्ष्य, जब कोई भी अभियुक्त पुलिस के सामने कोई कबूल करता है कि हाँ भी मैंने कोई क्राइम किया है, आतंकवादी के बारे में बात हो रही है, अगर वो आतंकवादी पुलिस के सामने कबूल करता है तो उसको साक्ष्य के तौर पे माना जाएगा नहीं। हाँ, नहीं उसको माना जाएगा, क्योंकि किसी भी आतंकवादी को अगर वो एसपी और उससे हायर रैंक के किसी भी अधिकारी के सामने ये कबूल करता है और अधिकारी को राइटिंग में देता है या फिर उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग की जाती है इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में, अगर तो उसको एक एविडेंस के तौर पे कोर्ट में माना जाता है। अदरवाइज हाँ, लेकिन जो जनरल जो आम कानून होते हैं हमारे, जैसे किसी ने किसी व्यक्ति को जो आमतौर पे हमारे जो फौजदारी जो घटनाएं घटती हैं उनके ऊपर जो कानून होते हैं और उसके अंदर कोई भी अभियुक्त होता है तो उस केस के दौरान उसको एज ए गवाह के तौर पे या फिर एज ए सबूत के तौर पे नहीं माना जाता है। लेकिन आतंकवादी के वाले मैटर में इस चीज़ को मान लिया गया है और ये अमेंडमेंट भी किया गया था इसके अंदर। तो तीसरी स्टेटमेंट हमारी क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी। तो इसमें से केवल 2 स्टेटमेंट, स्टेटमेंट 1 और 2 हमारी क्या है, सही हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 78, निम्नलिखित में से कौन सा एक देश दशकों से गृह कलह और खाद्य संकट से त्रस्त रहा और हाल ही के पिछले दिनों में अति गंभीर दुर्भिक्ष के लिए समाचारों में था। तो ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है अपना, तो इसका आंसर सोमालिया है। अगर आपको पता है तो ठीक है, अदरवाइज आप इस क्वेश्चन को ऐसे सोल्व नहीं कर पाएंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 79, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और बताना इनमें से कौन सा सही है। भारत में जैव विविधता प्रबंधन समितियां नगोया प्रोटोकॉल के उद्देश्यों को हासिल करने के लिए प्रमुख कुंजी है। इन्वायरमेंट का क्वेश्चन अपना। दूसरी स्टेटमेंट है, जैव विविधता प्रबंधन समितियों के अपने अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत जैविक संसाधनों तक पहुंचने के लिए संग्रह शुल्क लगाने की शक्ति सहित पहुंच और लाभ सहभागिता निर्धारित करने के लिए महत्वपूर्ण प्रकार्य है। दोनों स्टेटमेंट सही हैं। जो अपना जो नगोया प्रोटोकॉल था, जो नगोया प्रोटोकॉल के तहत ही भारत में जैव विविधता प्रबंध के लिए समितियां बनाई गई थी और कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी जो एक्ट है इंडिया का, वो भी इसी के तहत बना हुआ है। तो हमारी पहली स्टेटमेंट सही है। दूसरी स्टेटमेंट भी सही है कि जैव विविधता प्रबंध समितियां अपने क्षेत्राधिकार के अंदर महत्वपूर्ण प्रकार्य हैं। ये जो जैव विविधता प्रबंध समितियां होती हैं यही निकाय यही कार्य रहता है। तो क्या रहता था, कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, तो जो ये COP15 अभी हुई थी इसके अंदर क्या हुआ है, नगोया जो प्रोटोकॉल थे अपने, नगोया प्रोटोकॉल के तहत अच्छी बायोडाइवर्सिटी टारगेट आए थे और अच्छी बायोडाइवर्सिटी टारगेट की जो लाइफ थी वो 2011 से 2020 तक थी। तो 2020 के अंदर अच्छी बायोडाइवर्सिटी टारगेट जो कि जापान में लिए गए थे नगोया प्रोटोकॉल के तहत, वो एक्सपायर हो गए थे। उनको आगे फर्दर कंटिन्यू करने के लिए अभी COP15 हुई थी, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज कन्वेंशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी नाम से जो संस्था है उसकी, तो वो कुनमिंग में चाइना के अंदर हुई थी। तो कुनमिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क आए थे COP15 के अंदर। तो ये मैंने एक इमेज इसकी लगाई है यहाँ पे, तो आप इसके अंदर ये जानकारी ले सकते हैं। तो जो अपना अभी नगोया प्रोटोकॉल के एक्सपायर होने के बाद अच्छी बायोडाइवर्सिटी टारगेट के बाद अभी लेटेस्ट
CBD के बारे में आपको जानकारी रखनी है, COP15 आई है, और COP15 आपको हम बोलते हैं कुनमिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी, और ये चाइना के अंदर हुआ था अभी। तो जो बायोडाइवर्सिटी से जुड़ा हुआ जो अपना जो संगठन है, जो संस्था है, जैसे कि इन्वायरमेंट से, क्लाइमेट से जुड़ा हुआ अपना संगठन है UNFCCC, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। उसी प्रकार से बायोडाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी मतलब जीव जंतुओं से जो जुड़ा हुआ है वो हमारा कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी है, UN कन्वेंशन ऑन बायोलॉजी 1993 के अंदर। और CBD के बारे में एक चीज आपको याद रखनी है, ये लीगली बाइंडिंग है। बाकी संस्थाएं जो यूजुअली रहती हैं, जो कन्वेंशन रहती हैं, उनके अंदर जो प्रावधान होते हैं वो लीगली बाइंडिंग नहीं होते हैं, लेकिन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी CBD के जो प्रावधान है वो लीगली बाइंडिंग है, ये आपको याद रखना है। और जो नगोया प्रोटोकॉल है उसके अंदर ये निर्णय लिया गया था कि जो बायोडाइवर्सिटी से जुड़े हुए जितने भी बेनिफिट्स होंगे, जैसे लिविंग बींग्स हैं, जो जेनेटिक मेकअप है उसका प्रयोग करते हुए मान लो किसी ने कोई रिसर्च की है, और उस रिसर्च से जो बेनिफिट होंगे वो बेनिफिट क्या रहेंगे, कॉमनली सब लोग उस चीज़ को शेयर करेंगे और जुडिशियसली उसको चीज़ को शेयर करेंगे। ऐसा नहीं कि जिस जो एक बंदा है उसने उसके ऊपर R&D की तो वही उसका बेनिफिट उठाएगा, क्योंकि बायोडाइवर्सिटी तो पे सभी का अधिकार है। तो इक्विटेबल शेयरिंग ऑफ द रिसोर्सेज ये है बायोडाइवर्सिटी वाले जो नगोया प्रोटोकॉल था उसके अंदर, और वही बात हमारी पहली स्टेटमेंट और दूसरी स्टेटमेंट में कही गई है। तो इस प्रकार ये दोनों स्टेटमेंट सही हो जाएंगी। पहली स्टेटमेंट किया है भारत में जैव विविधता प्रबंधन समितियां नगोया प्रोटोकॉल के उद्देश्यों को हासिल करने के लिए प्रमुख कौन सी हैं। ठीक है, तो आप कन्वेंशन और बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के बारे में एक अपने एंड पे एक बार फिर से पढ़ लेना, ये लीगली बाइंडिंग है। और इंडिया के अंदर फिर क्या किया था, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट भी बनाया गया है, कन्वेंशन UNCBD, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के प्रावधानों को लागू करने के लिए बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002। ठीक है, और नगोया कहाँ है अपना, ये जापान के अंदर है, और जापान में 2010 में हुआ था ये, और उसी के तहत अपना क्या आया था, अच्छी बायोडाइवर्सिटी टारगेट आए थे जो कि 2020 में एक्सपायर हुए हैं। और फिर अभी चाइना के अंदर कुनमिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क आया जिसको COP15 भी बोला जाता है। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है अपना क्वेश्चन नंबर 80। क्वेश्चन नंबर 80 में कहा भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन के बारे में, एक मिनट, भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला कथन है, राष्ट्र संसद के दोनों में से किसी भी सदन या राज्यों की विधानसभाओं में नाम निर्दिष्ट किए गए सदस्य निर्वाचक मंडल में शामिल किए जाने के लिए भी अर्ह हैं। तो ये यहाँ पे क्या गया, नॉमिनेटेड जो मेंबर्स रहते हैं क्या वो भी इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं? नहीं, नॉमिनेटेड मेंबर्स पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं, सिर्फ इलेक्टेड मेंबर्स ही प्रेसिडेंट के इलेक्शन के अंदर क्या करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं। इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लोकसभा, राज्यसभा और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, नॉमिनेटेड कोई भी पार्टिसिपेट नहीं करता है। और जो रिमूवल रहता है राष्ट्रपति का, जो इम्पीचमेंट रहता है, उसमें सिर्फ पार्लियामेंट के मेंबर पार्टिसिपेट करते हैं, और वो सभी करते हैं चाहे वो निर्वाचित हो या फिर नहीं निर्वाचित हो। तो आपको इस चीज का ध्यान रखना चाहिए। तो ये लक्ष्मीकांत के अंदर साफ साफ दिया हुआ है। जो भी पॉलिटी के क्वेश्चन 2023 के अंदर आए हैं वो कुछ सारे के सारे क्वेश्चन अपनी जो बेसिक रेफरेंस बुक है लक्ष्मीकांत उसमें से आए हुए हैं। ऐसे ही ज्योग्राफी के जो क्वेश्चन आए हैं वो मैक्सिमम जो क्वेश्चन है, वो जो स्टैटिक नेचर के जो क्वेश्चन है वो सारे के सारे एनसीईआरटी जो 11वीं 12वीं क्लास की ज्योग्राफी के एनसीईआरटी हैं उससे आए हुए हैं। इसलिए आपके लिए दो स्टैंडर्ड सोर्स अच्छे से फॉलो करना काफी जरूरी है। तो पहली स्टेटमेंट अपनी गलत हो जाएगी। दूसरी स्टेटमेंट में क्या है, निर्वाचित विधानसभा सीटें जितनी अधिक होती हैं उस राज्य के प्रत्येक एमएलए के वोट का मान भी उतना ही अधिक होता है। तो एमपी और एमएलए के वोट की जो किसको कितने वोट की कितनी वैल्यू है उसके बारे में इसमें बात की है। और विधानसभा की सीटें जिसमें अधिक रहेंगी, नहीं ऐसा नहीं रहता है कि जो प्रेसिडेंट का इलेक्शन रहता है उसमें ये चीज की जाती है कि पैरिटी रहेगी, समानता रहेगी केंद्र सरकार और राज्यों के बीच में भी। केंद्र सरकार अपने आप में एक समूह रहेगा और राज्य सभी राज्य सरकारें अपने आप में एक समूह रहेगा। तो जितनी वोट की वैल्यू राज्य सरकारों सभी राज्यों के साथ रहेगी उतनी वैल्यू सेंट्रल गवर्नमेंट के पास भी रहेगी, मतलब पार्लियामेंट के पास रहेगी। उसके साथ साथ फिर क्या रहेगा, जो राज्य रहेंगे विद इन राज्यों के अंदर भी एक पैरिटी रहेगी विद इन स्टेट्स के अंदर। तो उसके अंदर पैरिटी को कैसे मेजर किया जाएगा कि वोट की जो वैल्यू मेजर की जाती है, तो उस स्टेट की जो पॉपुलेशन रहेगी उसको हम डिवाइड करेंगे उस स्टेट के अंदर कितनी एमएलए की सीटें हैं उससे, तो फिर वो क्या हो जाएगा, और उसको फिर 1000 से डिवाइड फिर कर देंगे ताकि जो हमारा जो गुणांक आए वो एक पूर्ण नंबर आ जाए। तो इस प्रकार से राज्य की पॉपुलेशन डिवाइडेड बाई उस राज्य के अंदर एमएलए की कितनी सीटें हैं।
तो वो उस राज्य के एक एमएलए की वोट की वैल्यू आ जाएगी। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि जिस राज्य की पॉपुलेशन ज़्यादा है, तो पॉपुलेशन ज़्यादा है, पॉपुलेशन न्यूमरेटर में आएगा, ऊपर आएगा डिवाइडेड बाय एमएलए की सीटें। तो जिस राज्य के अंदर पॉपुलेशन ज़्यादा है तो उस राज्य की वोट की, एमएलए की वोट की वैल्यू क्या रहेगी, राष्ट्रपति के इलेक्शन के लिए ज़्यादा मानी जाएगी। और पॉपुलेशन जो हम जान लेते हैं राष्ट्रपति के इलेक्शन के लिए, 1971 का जो सेंसस है उसके अंदर जो पॉपुलेशन थी उसको हम काउंट करते हैं। तो ये 4-5 फैक्ट मैंने आपको बताए हैं, तो इनको ध्यान में रखते हुए इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। तो दूसरी जो स्टेटमेंट है ये गलत है, क्योंकि इसके अंदर क्या रहती है, पैरिटी रहती है, समानता रखी जाती है सेंटर के बीच में और स्टेट्स के बीच में। और ऐसा नहीं है कि जिस राज्य के अंदर विधानसभा सीटें अधिक होंगी उस राज्य के अंदर प्रत्येक एमएलए के वोट का मान भी उतना नहीं, ये राज्य के अंदर क्या रहेगा, पॉपुलेशन ज्यादा होने से आएगी। तो दूसरी स्टेटमेंट गलत है अपनी। तीसरी स्टेटमेंट कहता है मध्य प्रदेश के प्रत्येक एमएलए के वोट का मान केरल के प्रत्येक एमएलए के वोट के मान से अधिक है, ये भी स्टेटमेंट गलत है अपनी। केरला का वोट की जो वैल्यू है वो ज़्यादा होती है, तो इन्हें इंटरचेंज कर दिया इस चीज़ को। यहाँ पे भी इसने इस चीज़ को क्या किया है, इंटरचेंज किया है। पॉपुलेशन ज़्यादा होगी तभी उसकी मान वैल्यू ज़्यादा रहेगी, ना कि सीटें ज़्यादा होने से। सीटें ज़्यादा होने से तो वो कम हो जाएगी। और पहली स्टेटमेंट भी इसके अंदर गलत है, तो 3 स्टेटमेंट यहाँ गलत हो चुकी हैं। चौथी स्टेटमेंट पढ़ते हैं। पुदुचेरी के प्रत्येक एमएलए के वोट का मान अरुणाचल प्रदेश के प्रत्येक एमएलए के वोट के मान से अधिक है, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश की तुलना में पुदुचेरी में एक कुल जनसंख्या का निर्वाचित सीटों कुल संख्या के अनुपात से अधिक है। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। तो ये जो क्वेश्चन है ये आपको जानकारी है, आपने अच्छे से पढ़ा हुआ, तभी आप इन स्टेटमेंट्स को डिड्यूस कर पाएंगे, अदरवाइज आप वहां कंफ्यूज हो जाएंगे। तो इसका आंसर है केवल एक स्टेटमेंट सही है, और स्टेटमेंट नंबर 4 अपनी बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 81। क्वेश्चन नंबर 81 में इंडियन हिस्ट्री का क्वेश्चन है। भारतीय इतिहास के संदर्भ में अलेक्जेंडरी ए एच लॉन्गहर्स, रॉबर्ट स्वेल, जेम्स बर्गेस और वाल्टर इलियट किस गतिविधि से जुड़े हुए थे। तो इनको देखने में लगता है कि भाई पुरातत्विक उत्खनन, आर्कियोलॉजिकल जो एक्सकेवेशन है, ये यूपीएससी के थीम में से भी होता है, तो लगभग यही मिलेगा। औपनिवेशिक भारत में अंग्रेजी प्रेस की स्थापना, अगर प्रेस की स्थापना से जुड़ा हुआ होता तो आप कहीं ना कहीं इन नामों को सुने सुने हुए होते, तो हमने कभी नहीं सुना। स्पेक्ट्रम में भी आपने पढ़ा होगा। देसी रजवाड़ों में गिरजाघरों की स्थापना, देसी रजवाड़ों में गिरजाघरों की स्थापना, ऐसा कोई थीम यूपीएससी, हमारे सिलेबस में हम कभी पढ़ते नहीं गिरजाघरों की स्थापना से जुड़े हुए लोगों के नाम के बारे में। उसके अलावा औपनिवेशिक भारत में रेल का निर्माण, रेल के निर्माण से जुड़े हुए लाल डलहौजी वगैरह हमने उनके बारे में सुना है, इनके बारे में तो हमने सुना ही नहीं है, ऐसे नाम हमें सुनने को नहीं मिले हैं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा पुरातत्व। इस करार से आप एलिमिनेशन का अपनी जो इन्फॉर्मेशन है जो आपने पढ़ा है उसका अप्लाइड जो एस्पेक्ट रहेगा उसका यूज करते हुए हम क्या कर सकते हैं, इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। तो आप इस ऑप्शन नंबर बी को एलिमिनेट कर सकते हैं कि प्रेस की स्थापना और औपनिवेशिक भारत में प्रेस के बारे में हम पढ़ते हैं, जेम्स सिक्की वगैरह और उन सब के नाम सुनते हैं, तो वहाँ पे और लॉर्ड रिपन वगैरह इन सब के नाम सुनते हैं, ऐसा नाम हमने कभी नहीं सुना इनके। ठीक है। और देसी रजवाड़ों में गिरजाघरों की स्थापना, ये तो अपने आप में आउट ऑफ द बॉक्स चीज आ गई है, तो ऐसा हमने कभी अपनी इंडियन ज्योग्राफी के, इंडियन हिस्ट्री के अंदर हम पढ़ते ही नहीं है। औपनिवेशिक भारत में रेल का निर्माण, ये भी आउट ऑफ द कंटेक्स्ट है, तो हमारा आंसर ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 82 के बारे में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 82 में लिखा है कि निम्नलिखित युग्मों पर विचार करें। 3 युग्म दिए हैं, ये सब करंट अफेयर का क्वेश्चन है, सॉरी हिस्ट्री का क्वेश्चन है ये। अगर आपको आता है तो आप कर पाएंगे, नहीं तो नहीं कर पाएंगे। बेसनगर शैव गुफा मंदिर के बारे में है, नहीं। बेसनगर किससे संबंधित है, बेसनगर के बारे में अगर आपने हिस्ट्री में पढ़ा भी है तो वहाँ पे गुरुड़ ध्वज है, विदिशा के अंदर है, और गुरुड़ ध्वज है वहाँ पे। और गुरुड़ ध्वज किसको एसोसिएट होता है, वैष्णव परंपरा से जुड़ा हुआ है। तो जो बेसनगर है वो वैष्णव मंदिरों के लिए फेमस है। और जो ग्रीक एम्बेसडर था एलियोडोरस, एलियोडोरस ने इस चीज़ के बारे में लिखा है, और गुरुड़ जो ध्वज है वहाँ पे उसकी स्थापना करने में भी उसका योगदान है। तो विदिशा के अंदर गुरुड़ ध्वज, और ये वैष्णव परंपरा से जुड़ा हुआ है, ना कि शैव परंपरा से। दूसरी जो स्टेटमेंट है, दूसरा जो पेयर, उसमें क्या है, बाजा। बाजा क्या है, पुणे महाराष्ट्र में है, करली जो केव्स है उसके पास में है। तो ये क्या है, बौद्ध गुफा मंदिरों के लिए जरूर पर ये स्टेटमेंट क्या हमारी सही है। विहार और चैत्य यहाँ पे फेमस है। तीसरा क्या है, सीतनवासल। सीतनवासल क्या है, तमिलनाडु के अंदर है, ये जैन गुफा मंदिरों के लिए फेमस है। तो 2 और तीसरा दोनों पेयर सही हैं। पेयर एक जो पहला पेयर है हमारा वो गलत है। और जो सीतनवासल तमिलनाडु के अंदर, इसको बोलते हैं अबोर्ड ऑफ ग्रेट सेंट। तो ग्रेट संतों का घर बोल दो या फिर उनकी जगह स्थली बोल लो, तो ये गुफा जैन गुफा मंदिरों से जुड़ा हुआ है। तो ये फैक्चुअल है, आपको पता है तो ठीक है, नहीं तो फिर आप इसको सोल्व नहीं कर पाएंगे।
अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो इसमें दो स्टेटमेंट सही थी अपनी। क्वेश्चन नंबर 83 में लिखा है निम्नलिखित कथनों पर विचार, कथन 1 और कथन 2। अब 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के रूप में घोषित किया गया है। अब आपको देखने में लगेगा यार फैक्ट दिया है 7 अगस्त, 7 अगस्त सही भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। 1905 में इसी दिन स्वदेशी आंदोलन शुरू किया गया था। तो 1905 में इसी दिन स्वदेशी आंदोलन शुरू किया गया था। तो कथन 1 सही है और दोनों कथन 1 और 2 सही है, और जो दूसरा कथन है उसकी सही व्याख्या करता है। ये फैक्चुअल है। इस क्वेश्चन में आप कुछ नहीं कर सकते हैं। आपको आता है तो ठीक है, आप लॉजिकल को लॉजिक जो अपना जो लॉजिक है या फिर जो अपनी टेक्निक्स है उनको अप्लाई करना चाहें तो मुझे नहीं लगता कि आप इसमें कुछ कर पाएंगे। तो ये काफ़ी फैक्चुअल क्वेश्चन था, काफ़ी डिफिकल्ट क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 84, भारत की ध्वज संहिता 2002 के अनुसार भारत के राष्ट्रीय ध्वज के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो कथन 1 है भारत के राष्ट्रीय ध्वज का एक मानक आमाप 600 मिलीमीटर इंटू 400 मिलीमीटर है, और दूसरी स्टेटमेंट ध्वज की लंबाई से चौड़ाई का अनुपात 3/2 होगा। तो ये दूसरी स्टेटमेंट तो अपने को देखने को ठीक लगती है कि 3:2 का ये रेशियो हमें कहीं ना कहीं हमें पढ़ा हुआ भी होता है, हमारे सामने भी आ जाता है। तो दूसरी स्टेटमेंट तो सही है। और अगर इन दोनों का रेशियो लिया जाए तो ये भी 3:2 आता है। 400 और 600 को एक दूसरे से डिवाइड करेंगे तो 3:2 आएगा, लेकिन ये सही नहीं है। तो हम लॉजिकली सोचेंगे तो 3:2 यहाँ बन रहा है, दोनों स्टेटमेंट एक दूसरे को हेल्प कर रही हैं, तो हम ऑप्शन लगाते कि दोनों स्टेटमेंट सही हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, इसका आंसर है केवल स्टेटमेंट 2 सही है। स्टेटमेंट 1 जो कथन 1 है ये गलत है। और जो भारत के जो मैप के हैं जो साइजेज हैं वो मैंने यहाँ पे एक आपको बताए हैं, देख लिए हैं। ये याद किसी को नहीं रहेगा, ये डिफिकल्ट क्वेश्चन की श्रेणी में हम इसको रखेंगे, और नहीं आता तो हम इसको बगैर अटेम्प्ट किए आगे निकलेंगे। इसमें कोई भी लॉजिक वगैरह हम अप्लाई नहीं कर पाएंगे। करेंगे तो हमारा नेगेटिव में जाने की संभावना ज़्यादा हो जाएगी। अगले क्वेश्चन पे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 85, संविधान दिवस के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो संविधान दिवस के बारे में ये काफ़ी इजी क्वेश्चन है, और ये हम बार बार पढ़ते भी हैं। अपनी जो प्रियम्बल है, प्रियम्बल के अंदर ये क्वेश्चन, ये स्टेटमेंट बार बार दी हुई भी है। 26 नवंबर का इस तारीख का जिक्र भी किया हुआ है। तो स्टेटमेंट 1 कहती है नागरिकों के बीच संवैधानिक मूल्यों को संवर्धित करने के लिए संविधान दिवस प्रतिवर्ष 26 नवंबर को मनाया जाता है। तो संविधान दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है, ये बात सही है। और नागरिकों के बीच संवैधानिक, और जो 26 जनवरी को हम बनाते हैं वो क्या बनाते हैं, गणतंत्र दिवस बनाते हैं। उस दिन हमारा संविधान पूर्णतया लागू हुआ था, और 26 नवंबर को एक पार्शियल फॉर्मेट में कुछ अधिनियमों को छोड़ के बाकी का संविधान उस दिन लागू हुआ था। तो संविधान अपने आप में लागू हुआ था पहली बार 26 नवंबर को, इसलिए इसको मनाया जाता है। दूसरी स्टेटमेंट कहती है कि 26 नवंबर 1949 को भारत के संविधान सभा ने भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने के लिए बीड में एक प्रारूप समिति बनाई थी। नहीं, ये तो काफी पहले, प्रारूप समिति तो बहुत पहले बन गई थी। 26 नवंबर 1949 को संविधान को लागू किया गया था, और जो अपना प्रियम्बल है उसके अंदर ये चीज लिखी हुई है, अडोप्ट इनेक्ट किया गया था उस दिन। तो ये दूसरी स्टेटमेंट तो बिल्कुल साफ साफ गलत है। तो स्टेटमेंट 1 सही है, स्टेटमेंट 2 गलत है। ठीक है, इजी क्वेश्चन था ये। क्वेश्चन नंबर 86, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 में स्विट्जरलैंड मूल्य के आधार पर स्वर्ण के अग्रणी निर्यातकों में से एक है। कथन 2, स्विट्जरलैंड के पास विश्व का दूसरा विशालतम स्वर्ण रिजर्व है। अब देखिए स्टेटमेंट 1 और 2 में क्या है, स्विट्जरलैंड के बारे में बात हो रही है, स्विट्जरलैंड के बारे में जो गोल्ड के बारे में बात हो रही है। तो दोनों कथन एक दूसरे को जस्टिफाई कर रहे हैं इस चीज को लेके। तो इसमें से क्या है कि पहली स्टेटमेंट तो लग रहा है कि स्टेटमेंट सही हो, क्योंकि सोने के बारे में बात हो रही, दूसरी स्टेटमेंट भी इसको जस्टिफाई कर रही है। तो स्विट्जरलैंड मूल्य के आधार पर स्वर्ण के अग्रणी निर्यातकों में से एक है। अगर ये बोलता है कि निर्यातकों में अगर सबसे अग्रणी है तो ये एक्सट्रीम स्टेटमेंट हो जाती है, गलत होने की संभावना बढ़ जाती है इसकी। लेकिन ये जनरल स्टेटमेंट है, निर्यातकों में से एक हो सकता है, तो पहली स्टेटमेंट सही। दूसरी स्टेटमेंट, निर्यातकों, स्विट्जरलैंड के पास विश्व का दूसरा विशालतम स्वर्ण रिजर्व है। तो विशालतम और दूसरा, तो ये एक्सट्रीम स्टेटमेंट है, तो ये दूसरी स्टेटमेंट गलत है, पहली स्टेटमेंट सही है। तो इस प्रकार से हमारा आंसर हो जाएगा सी। तो ये आपको देखना है एग्जाम में आप इसको कैसे डिकोडिफाई करेंगे इस स्टेटमेंट को। बाकी काफी मुश्किल क्वेश्चन की श्रेणी में रखेंगे हम इस क्वेश्चन को भी। क्वेश्चन नंबर 87, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 कह रहा है कि हाल ही में संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोपीय संघ ने व्यापार और प्रौद्योगिकी परिषद प्रारंभ की है। तो हाल ही में ये प्रारंभ की है, तो इस टाइप से जनरलाइज स्टेटमेंट जो दी जाती हैं वो सही होती हैं। तो ये स्टेटमेंट सही है। दूसरी स्टेटमेंट, संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोपीय संघ यह दावा करते हैं कि वे इसके माध्यम से तकनीकी प्रगति और भौतिक उत्पादों को अपने नियंत्रण में लाने का प्रयास कर रहे हैं।
अब जिस स्टेटमेंट को देखेंगे तो अगर कोई संस्था, अगर कोई परिषद को प्रारंभ किया गया है तो वहाँ पे एक स्टेटमेंट दी जाती है, तो वो स्टेटमेंट काफ़ी न्यूट्रल रखी जाती है, क्योंकि वहाँ पे ऐसे एक्सट्रीम शब्दों का प्रयोग भी नहीं किया जाता है कि वो अपने नियंत्रण में ले लेंगे और ये दावा करेंगे, ऐसा नहीं है। वो बोलेंगे कि हम ऐसा कोशिश करेंगे, ऐसी ऐसी चीज़ों को ठीक किया जाए, ये सब चीज़ें सुधारी जाएं। तो जो दूसरी स्टेटमेंट है वो स्टेटमेंट गलत है। आपको शब्दों पे ध्यान देखना है कि यह दावा, दावा शब्द पे आपको ध्यान देना और अपने नियंत्रण में लाने का प्रयास करेंगे। तो ये पॉलिटिकली जो रहती है स्टेटमेंट, जो डिप्लोमेट्स वगैरह यूज करते हैं स्टेटमेंट को, वैसी सॉफ्ट स्टेटमेंट नहीं है, ये काफ़ी एक्सट्रीम स्टेटमेंट है। तो कथन 2 हमारा गलत हो जाएगा, कथन 1 सही है। तो इस प्रकार से आपको थोड़ी अप्लाइड थिंकिंग भी यूज करनी है। जैसे कि हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर शब्दों में तिक शब्दों का प्रयोग ना करके शब्दों का सदावा प्रयोग करते हैं, और डिप्लोमेसी के अंदर ये चीज़ मानी जाती है कि आप अपने शब्दों का सदावा प्रयोग करें, ताकि सामने वाले को आपका मैसेज भी कन्वे हो जाए और वो बात इतनी चुभे भी ना, एक सौम्यता, एक सभ्यता भी बनी रही। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 88। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन एक कहता है वस्तुओं के वैश्विक निर्यात में भारत का निर्यात 3.2% है। एक ये फैक्ट दिया हुआ है, साफ साफ इसी पे ही इसका फोकस है। तो 3.2% है नहीं, ये इकोनॉमिक सर्वे के हिसाब से 1.8% है, और सर्विसेज के अंदर हमारा क्या है, 4% है। तो पहली स्टेटमेंट हमारी गलत है। दूसरी स्टेटमेंट, भारत में कार्यरत अनेक स्थानीय कंपनियां एवं भारत में कार्यरत कुछ विदेशी कंपनियों ने भारत की उत्पादन आधारित प्रोत्साहन, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम का लाभ उठाया है। तो प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम सभी के लिए है, जो इंडिया के अंदर जो भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां काम कर रही हैं तो उन सभी को बेनिफिट देती हैं। तो वो विदेशी कंपनी भी हो सकती है और देशी कंपनी हो सकती है। तो कथन 1 गलत है, कथन 2 सही है। ये फैक्चुअल क्वेश्चन है, इकोनॉमिक सर्वे से जुड़े हुए इकोनॉमी के, तो आपको समसामयिकी पे भी अच्छा खासा ध्यान देना है। क्वेश्चन नंबर 89 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 89 में लिखा है कि यूरोपीय संघ का स्थिरता एवं समृद्धि समझौता, स्टेबिलिटी एंड ग्रोथ पैक्ट, ऐसी संधि है जो, तीन स्टेटमेंट में से देखना कौन स्टेटमेंट सही है। यूरोपीय संघ के देशों के बीच बजटीय घाटे के स्तर को सीमित करती है। ये आपको पता है तो ठीक है, नहीं तो आप इसको सोल्व नहीं कर पाएंगे क्वेश्चन को, करंट अफेयर का क्वेश्चन है ये। यूरोपीय संघ के देशों के लिए अपनी आधारित संरचना सुविधाओं को आपस में बांटकर सुनवाई करना, और यूपीएस देशों के लिए अपनी प्रौद्योगिकी इकाइयों को अपने बांटकर सुनकर करना। तो इसमें पहली स्टेटमेंट सही है कि ये बजटीय घाटे के स्तर को सीमित करने के संदर्भ में है। तो जीडीपी रहती है, जीडीपी के अंदर अपना जो फिजिकल डेफिसिट रहता है, जो बजट घाटा रहता है, उसको जीडीपी के 3% तक ही सीमित रखना है। और ऐसा ही हमारा इंडिया का भी टारगेट है कि इंडिया भी ये चाह रहा है कि भाई जो हमारा जो फिजिकल डेफिसिट है वो जीडीपी के 3% रहे। इसीलिए फिजिकल एंड बजटरी मैनेजमेंट एक्ट, FRBMA एक्ट इसके तहत ही आया था हमारा। और अभी फाइनेंस कमीशन में भी इसको बोला है कि इसको आने वाले समय में कुछ वर्षों में धीरे धीरे करके 3% को लेके आना। कोविड के टाइम ये ओवरशूट हो गया था काफ़ी। तो ये फैक्चुअल स्टेटमेंट है और फैक्चुअल क्वेश्चन ही है। क्वेश्चन नंबर स्टेटमेंट नंबर 1 एक केवल इसमें सही है, बाकी की 2 स्टेटमेंट इसकी गलत हैं। क्वेश्चन नंबर 90 देखते हैं। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र के सभी देशों ने अंतर्राष्ट्रीय प्रवास के लिए अभी तक की पहली संविदा सुरक्षा ग्लोबल क्लाइमेट रेगुलेशन अपनाई है। तो ये क्वेश्चन हमारी जो स्टेटमेंट है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय प्रवास के लिए अभी तक की पहली संविदा सुरक्षा सुविधाओं के लिए अपनाई है, ये सही भी है। और इसमें लिखा है कि सभी देशों ने अपनाई है। ऐसा यूएन की जो कोई भी, खास करके जो अपना प्रवासी क्या नाम, माइग्रेशन से जुड़ा हुआ जो कंसेप्ट रहता है इंटरनेशनल माइग्रेशन का, काफी ऐसा सब्जेक्ट है जिसपे सभी देश कभी ना कहीं असहमत होते हुए दिखाई देते, खास करके मिडल ईस्ट से, जहाँ के इराक, सीरिया, टर्की, अफगानिस्तान, वहाँ से जो लोग माइग्रेट हो रहे हैं वो लोग यूरोप वगैरह के अंदर एंट्री लेते हैं और उनको वहाँ पे रोका जाता है। तो वहाँ पे सहमति बनना अपने आप में मुश्किल है। इंडिया भी खुद जो माइग्रेशन है उसके इश्यूज से काफ़ी परेशान चल रहा है। तो सभी देश इस चीज़ के लिए सहमत नहीं रहेंगे कि भाई वो माइग्रेशन को अपने यहाँ पे ले लें। तो ये सभी देश नहीं आएगा, तो पहली स्टेटमेंट गलत हो गई। उसके अलावा दूसरे स्टेटमेंट हैं GCM में अधिकृत उद्देश्य और प्रतिबद्धताएं यूएन के सदस्यों पर बाध्यकर हैं, बाध्यकार नहीं होती हैं। मैंने बताया था कि जो बाइंडिंग रहती हैं, कंपलसरी जो रहती हैं, वो कुछ ही ऐसे प्रतिबंध, जैसे कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी हमने पढ़ा था। बाकी ज़्यादातर जो यूएन के, यूनाइटेड नेशन के जो भी प्रावधान रहते हैं, जो भी अनुबंध किए जाते हैं, वो कंपलसरी नहीं होते हैं। तीसरी स्टेटमेंट, GCM अपने उद्देश्यों और प्रतिबद्धताओं में अंतर्गत आंतरिक प्रवास या आंतरिक रूप से विस्थापित लोगों के लिए भी कार्य करता है। तो आंतरिक रूप से इंटरनल माइग्रेशन से जुड़ा हुआ नहीं है, ये यहाँ पे पहले ही बताया हुआ अंतर्राष्ट्रीय प्रवास से जुड़ा हुआ मुद्दा पे बात चल रही है। तो इसके अंदर ये तीसरी स्टेटमेंट भी अपनी गलत हो जाएगी। तो इसमें से तीनों स्टेटमेंट हमारी गलत हैं, कोई भी स्टेटमेंट सही नहीं है।
अगर हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलें, एक मिनट, होमगार्ड से जुड़ा हुआ अपना ये, तो इसमें है पहली स्टेटमेंट, होमगार्ड को होमगार्ड अधिनियम और केंद्र सरकार के नियमों के अधीन समुत्थापित किया जाता है। तो होमगार्ड को होमगार्ड अधिनियम और केंद्र सरकार नहीं, यहाँ पे राज्य सरकारें आएंगी, तो पहली स्टेटमेंट हमारी गलत हो जाएगी। तो आप कैसे देखना कि यहाँ पे दो दिए हैं, दो अधिनियम, एक तो होमगार्ड अधिनियम और केंद्र सरकार के अधिनियम। तो स्टेट के बारे में बात हो रही है, होमगार्ड स्टेट को सर्विस प्रोवाइड करते हैं, तो कहीं ना कहीं वो राज्य सरकार के अधिनियमों से प्रभावित होंगे। तो पहली स्टेटमेंट लॉजिकली देखने से हमारे गलत लिख रही है। दूसरी स्टेटमेंट, होमगार्ड की भूमिका आंतरिक सुरक्षा बनाए रखने के लिए पुलिस को सहायक बल के रूप में सेवा देने की है। हाँ, ये स्टेटमेंट सही है। होमगार्ड क्या रहते हैं कि स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट जो पुलिस रहती है वहाँ पे इंटरनल डिस्टर्बेंस रहती है, तो उनको फैसिलिटेट करते हैं उनके कार्यों के अंदर। तीसरी स्टेटमेंट, अंतर्राष्ट्रीय सीमा तटीय क्षेत्रों में घुसपैठ को रोकने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। तो दो स्टेटमेंट इसके अंदर सही है, पहली स्टेटमेंट इसके अंदर गलत है। तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें से केवल दो स्टेटमेंट, दो कथन सही हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारत के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। अनाधिकृत रूप से पुलिस या सेना की वर्दी को पहनना, ये किस एक्ट के तहत आता है? शासकीय गुप्त बल शासकीय गुप्त बात अधिनियम, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट 1923 के तहत आता है ये। दूसरी स्टेटमेंट, किसी पुलिस अधिकारी या सैनिक अधिकारी के ड्यूटी के तैनात होने के बाद जानबूझकर उसे गुमराह करना है अन्यथा उसके साथ हस्तक्षेप करना, भारतीय साक्ष्य अधिनियम इसके तहत नहीं आता, ये ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत ही आता है। तो दूसरी स्टेटमेंट हमारी गलत है। तीसरी स्टेटमेंट, बंदूक तोप के अनुस्मारक गोली दागना जिससे अन्य लोग व्यक्ति सुरक्षा के लिए जोखिम हो सकते हैं, ये आयुध अधिनियम संशोधित अधिनियम जो था उसके तहत आता है। तो इसमें भी क्या है, हमारी पहला जो युगम है और तीसरा युगम है, ये दोनों युगम सही हैं, दूसरा युगम गलत है। ये आपको जानकारी है तो आप सोल्व कर पाएंगे, अदरवाइज ये काफी मुश्किल क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 93। 93 में निम्नलिखित युगों में विचार कीजिए। प्राय समाचारों में लिखित होने वाले क्षेत्र, करंट अफेयर से जुड़ा हुआ है ये। तो उत्तरी कीवो ओरिटोरी, ये आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच में नहीं है, ये कोंगो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ अफ्रीका में से जुड़ा हुआ है। तो पहला अपना कथन गलत है। नागोर्नो और कारबाख, ये काफी चर्चा में था, तो ये आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच था, तो यहाँ पे मोजाम्बिक में दिया गया है, तो ये गलत हो जाएगा अपना। तो ये दूसरा कथन भी हमारा गलत है। तीसरा कथन, खैरसान और जयपोर्जिया, ये यूक्रेन यूक्रेन के अंदर है। मैंने यूक्रेन से जुड़ा हुआ एक क्वेश्चन पहले भी आया था, तो जहाँ पे यूक्रेन के नेबरिंग जो राष्ट्र उनके बारे में पूछा था, इनमें से कौन सा राष्ट्र देश यूक्रेन के साथ बॉर्डर साझा करता है। वहाँ पे मैंने एक मैप और आपको दिखाया था कि जो यूक्रेन के अंदर जो कि रसिया के साथ जुड़ते हुए जो इलाके हैं, तो वहाँ पे उनके अंदर ये खारसान और जयपोरिजिया है। तो इसके अंदर क्या है कि ये जो तीसरा जो स्टेटमेंट है ये भी गलत है। तो तीनों के तीनों जो कथन है, तीनों के तीनों जो युगम है इसके अंदर गलत है। ये करंट अफेयर का क्वेश्चन था। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इजराइल ने कुछ अरब राज्यों के साथ राजनीतिक संबंध स्थापित किए हैं, सिंपल स्टेटमेंट है, जनरलाइज स्टेटमेंट है, तो ये स्टेटमेंट हमारी सही है। दूसरा कथन, अरब शांति पहल सऊदी अरब की मध्यस्थता से इजराइल और अरब लीग के बीच हस्ताक्षरित हुआ, ये हस्ताक्षरित हुआ, यहाँ पे इन्होंने इस चीज को क्वालिफाई कर दिया, तो आपको समझ में आ जाना चाहिए यहाँ पे कुछ ना कुछ गड़बड़ चल रही है और ये स्टेटमेंट गलत भी है। अरब शांति पहल के लिए सऊदी अरब की तरफ से एक पीस डील को प्रोजेक्ट किया गया था, और उसके अंदर क्या बोला गया था कि इजराइल क्या करेगा, फिलिस्तीन का जो इलाका जो उसने वहां पे अधिग्रहण किया हुआ है, उस एरिया को क्या करेगा, वो मुक्त कर देगा और वहां पे अपने अधिकार को सरेंडर कर देगा कि ये एरिया मेरे अंडर में नहीं आता है। तो जबकि इजराइल ने इस समझौते को क्या कर दिया था, मना कर दिया था और उसमें पार्टिसिपेट भी नहीं किया था, तो हस्ताक्षर करना तो काफी दूर रहा। तो ये दूसरी स्टेटमेंट, दूसरा कथन सही है, पहला कथन क्या है, सही है, और पहला कथन, दूसरी स्टेटमेंट गलत है हमारी, कथन एक सही है। और कथन एक के बारे में मैं थोड़ा और बता देता हूँ। अभी अब्राहम जो अकॉर्ड हुआ था 2020 के अंदर, उसमें इसराइल ने क्या किया है, यूएई और बहरीन उसके साथ भी क्या किया है, राजनीतिक संबंध स्थापित किए हैं। इसराइल क्या कर रहा है, अरब चारों तरफ से अरब कंट्रीज से घिरा हुआ है, और जो अरब कंट्रीज हैं वो फिलिस्तीन, जो इसराइल के अंदर जो मुस्लिम आबादी है
उनका जो फिलिस्तीन के नाम से वो अपने एक स्टेट की डिमांड करते हैं, तो उन लोगों को पैसिफाई करने के लिए अरब कंट्रीज के साथ अपने क्या संबंध बनाने, मधुर संबंध बनाने की लगातार कोशिश में, ताकि जो फिलिस्तीन के साथ उसका जो संघर्ष है, अभी गाजा के अंदर भी जो संघर्ष चल रहा है, ताकि वो संघर्षों में विराम आए और वो अपनी तरक्की और अपनी जो अन्य टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट और अन्य क्षेत्रों के ऊपर ध्यान लगा पाए। तो इस वजह से इसराइल अब धीरे धीरे अरब कंट्रीज के साथ कुछ कुछ अपने डिप्लोमेटिक रिलेशंस एस्टेब्लिश कर रहा है। उसी के तहत अब्राहम अकॉर्ड के तहत उसने यूनाइटेड अरब अमीरात यूएई और बहरीन के साथ ये समझौते किए हैं, और अभी मोरक्को के साथ भी ऐसा किया उन्होंने। सबसे पहले इसराइल ने क्या किया था, इजिप्ट के साथ ऐसा समझौता किया था, उसके बाद फिर जॉर्डन के साथ किया था। इजिप्ट के साथ उसने क्या था, जो गाजा स्ट्रिप है उस वाले एरिया के अंदर इजिप्ट अपनी कोई भी हस्तक्षेप नहीं करेगा। तो इजिप्ट के साथ उन्होंने 1979 में किया था, फिर जॉर्डन के साथ, फिर यूएई, बहरीन और मोरक्को के साथ, इन देशों के साथ उसने क्या किया, राजनीतिक संबंध स्थापित कर लिए हैं, ताकि अरब देश उसके प्रति एक सिंपैथिक नजरिया रखें और बातचीत का, डायलॉग का जो माध्यम है वो खुला रहे। तो इसमें कथन एक सही है, कथन दो गलत हो जाएगा अपना। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये करंट अफेयर से ही जुड़ा हुआ क्वेश्चन था। खेल सॉरी, क्वेश्चन नंबर 95, खेल पुरस्कारों के संदर्भ में निम्नलिखित युगलों पर विचार करना है। पहला है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। ये स्टेटमेंट सही है, आपको पता ही होनी चाहिए। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार जब इसका नाम बदला गया तो काफी चर्चा में रहा था ये। दूसरा अर्जुन पुरस्कार। अर्जुन पुरस्कार अभी जो खिलाड़ी हरियाणा से जो कुछ रेसलर्स थे वो आंदोलन पे थे, तो अर्जुन पुरस्कार उन्होंने अपने पुरस्कारों को, अवार्डों को भी लौटाने की कोशिश की थी, सड़क पे भी रखा था उन्होंने। तो अर्जुन पुरस्कार किसी खिलाड़ी द्वारा जीवन काल की उपलब्धियों के लिए नहीं दिया जाता है, ये कुछ समय के लिए जो खेलों का उत्कृष्ट प्रदर्शन किया जाता है उसके लिए दिया जाता है। द्रोणाचार्य पुरस्कार आपको पता ही है, किसी भी कोच को, किसी भी प्रशिक्षक को दिया जाता है। तो तीसरी स्टेटमेंट हमारी सही है। चौथी स्टेटमेंट राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार खिलाड़ियों द्वारा रिटायर होने के बाद भी किए गए योगदान की सराहना के लिए नहीं। राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार रिटायरमेंट के बाद प्रोत्साहन करने के लिए नहीं दिया जाता है। तो चौथी स्टेटमेंट हमारी गलत है। हमें डाउट हो सकता था पहली स्टेटमेंट में। यहाँ पे मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार किसी भी खिलाड़ी द्वारा पिछले 4 वर्षों की अवधि के दौरान सबसे शानदार और उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए, यहाँ पे पिछले 4 वर्ष, ये पिछले 4 वर्ष अपने आप में थोड़ा सा एक डाउट क्रिएट करता था कि हो सकता है ये स्टेटमेंट गलत हो, क्योंकि यूजुअली देखा जाता है कि यूपीएससी में फैक्ट गलत दिए जाते हैं, लेकिन यहाँ पे ये वाली स्टेटमेंट सही है। तो लेकिन आपको ये थॉट प्रोसेस दिमाग में रखना, हाँ जनरली ऐसा होता है, एक्सेप्शंस को आप छोड़ दें तो ज़्यादातर केस में ये चीज़ आपको सही मिलेगी और आप नेट पॉजिटिव में रहने वाले हैं, इसलिए आप टेंशन ना लें। इसका आंसर वैसे है केवल दो स्टेटमेंट सही है इसके अंदर, स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 3। बाकी दूसरे नंबर का युग्म और चौथे नंबर का युग्म गलत है। क्वेश्चन नंबर 96, 44वें शतरंज ओलंपियाड 2022 के बारे में प्रश्न विचार कीजिए। जो करंट अफेयर से जुड़ा हुआ क्वेश्चन था, यह पहली बार था और जब भारत में शतरंज ओलंपियाड का भारत में आयोजन किया गया था। तो ये अपने आप में दिखने में एक्सट्रीम स्टेटमेंट लग रही है, लेकिन ये करंट अफेयर से जुड़ा हुआ था, तो ये आपको ये जानकारी होनी चाहिए। दूसरी स्टेटमेंट देखिए इसकी, इसे अधिकृत शुभंकर को तंबी नाम दिया गया था। और तीसरी और चौथी स्टेटमेंट देखिए, यहाँ पे एक ट्रैप है, यहाँ से आप एक लॉजिकल डिडक्शन कर सकते हैं। ओपन सेक्शन में जीतने वाली टीम के लिए ट्रॉफी वेरा मचिक कप होती है और महिला विभाग में जीतने वाली टीम के लिए ये, तो मतलब दोनों टीमों में देखो, ये दोनों स्टेटमेंट में क्या क्या है, कहीं ना कहीं चीजें इंटरचेंज की हुई लग रही हैं कि इस टीम को ओपन सेशन में जीतने वाली टीम के लिए ये वाली ट्रॉफी और महिला के सेशन में जीतने वाली टीम को ये वाली ट्रॉफी दी जाती है। तो हो सकता है इंटरचेंज क्या हो। तो तीसरी और चौथी स्टेटमेंट एक दूसरे से देखने में लग रही है कि यहाँ पे कुछ गड़बड़ की जा सकती है ऑप्शंस के अंदर, तो ये दोनों स्टेटमेंट गलत हैं, पहली और दूसरी स्टेटमेंट हमारी सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा केवल 2 स्टेटमेंट। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारे आखिरी के 3 क्वेश्चन हैं। क्वेश्चन नंबर 97, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। समाचारों में उल्लिखित संघर्ष क्षेत्र और जिस देश में अवस्थित हैं, डोनबास, काचिन, टिग्रो। तो ये सभी मिसमैच हैं। डोनबास हमारा यूक्रेन में है, तो यूक्रेन से जुड़ी हुई जानकारी तीसरी बार तीसरे क्वेश्चन में आई है। काचिन ये म्यांमार में है और टिग्रो ये इथोपिया के अंदर है। तो आपको इंटरनेशनल रिलेशन में जो जगह, जो क्षेत्र चर्चा में रहते हैं लगातार, उनके बारे में आपको अच्छे से पढ़ना है, उनकी मैप की लोकेशन देखनी है। तो इस वाले पेपर में 2023 के अंदर कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन ऐसे हैं जो डायरेक्टली इस इन्फॉर्मेशन से जुड़े हुए हैं, तो आपको अच्छे से पढ़ना है, अपने मैप एंट्रीज को अच्छे से याद रखना है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा, तीनों स्टेटमेंट गलत हैं, इसमें से कोई भी स्टेटमेंट सही नहीं है। 98वां क्वेश्चन है, हाल के वर्षों में चाड, गिनी, माली और सूडान या निम्नलिखित में से किसी एक कारण से अंतर्राष्ट्रीय ध्यान आकर्षित किया जो इन देशों से संबंधित है। तो ये भी समसामयिकी से जुड़ा हुआ है।
तो जो मिड अफ्रीका के जो देश हैं वहां पे ज्यादातर क्या रहता है, कू जो मिलिट तख्ता पलट जो मिलिट्री द्वारा तख्ता पलट किया जाता है, उसके कारण ये चर्चा में रहते हैं ज्यादातर केसेस में। तो ये सफल तख्ता पलट की वजह से चर्चा में थे। ठीक है, तो चार्ड, गिनी, माली, सूडान, अगर हम बाकी के ऑप्शंस पे ध्यान दें तो दुर्बल मृदा तत्वों से निर्मित निक्षेप की खोज, ये कोई ऐसा इंपॉर्टेंट इश्यू नहीं जिसके कारण चर्चा में रहे। दूसरा, चीनी सैन्य बेस का स्थापित होना, चीनी सैन्य बेस चार्ड, गिनी, माली, सूडान, ये हो भी सकता है, थोड़ा सा देखने में लगता है, हो सकता है कि बीच चाइना ने किया हो। सहारा मरुस्थल का दक्षिणामुखी प्रसार, ये सहारा मरुस्थल तो वैसे भी एक्सटेंड करता रहा है, तो बाकी इन देशों के लिए कोई ज्यादा वो नहीं है। तो सफल तख्तापलट और चीनी सैन्य बेस का स्थापित होना, इनमें से सख्त सख्त तख्तापलट, ये अगर आप करंट अफेयर को फॉलो कर रहे होगे तो आप जरूरी इस ऑप्शन की तरफ बढ़ते नेचुरली। जिसका ऑप्शन है डी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 99, निम्नलिखित भारी उद्योगों पर विचार कीजिए। 3 उद्योग दिए हैं, इनमें से किस उद्योग में भी कार्बन से हरित हाइड्रोजन की महत्वपूर्ण भूमिका होने की अपेक्षा है। हरित हाइड्रोजन का प्रयोग हम किसी भी उद्योग क्षेत्र में कर सकते हैं ताकि वहां पे पोल्यूशन कम से कम हो और एफिशिएंटली हम वहां पे काम कर पाए। तो उर्वरक संयंत्र उद्योग यहाँ पे भी जो हरित हाइड्रोजन प्रयोग कर सकते हैं। तेल शोधक कारखाने में, इस्पात संयंत्र में। तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन था, आपको ऐसे क्वेश्चन को देखे घबराना नहीं है। हरित हाइड्रोजन कहीं पे भी प्रयोग की जा सकती है, तीनों स्टेटमेंट सही है। अब अगला क्वेश्चन है G20 के बारे में, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। G20 के बारे में आपको अच्छे से जानकारी होनी चाहिए, यहाँ पे ब्लफिंग या फिर आप ऐसे लॉजिकल गैसिंग टाइप में नहीं चल सकते, क्योंकि G20 की समिट इंडिया में हुई थी, काफी चर्चा में रही थी, और इंडिया ने काफी चैलेंजिंग इन्वायरमेंट में, रशिया यूक्रेन युद्ध का जो टेंस इन्वायरमेंट था, उस इन्वायरमेंट का जो G20 समिट को सक्सेसफुली रन किया था, तो होस्ट किया था, तो उस वजह से G20 अपने आप में काफी इंपॉर्टेंट है। तो इसमें लिखा गया है कि पहली स्टेटमेंट, G20 समूह की मूल रूप में स्थापना वित्त मंत्री और केंद्रीय बैंकों के गवर्नर द्वारा अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक और वित्तीय मुद्दों पर चर्चा के मंच के रूप में की गई थी। ये फैक्चुअल स्टेटमेंट है। G20 का जब आप इतिहास पढ़ेंगे तो उसमें ये स्टेटमेंट आएगी, तो पहली स्टेटमेंट सही है। दूसरी, डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचा भारत की G20 प्राथमिकताओं में से एक है। हाँ, ये भी स्टेटमेंट सही है। तो इसमें 1 और 2 दोनों स्टेटमेंट सही हैं 100वें क्वेश्चन की। तो इस प्रकार आज का हमारा ये सेशन कंप्लीट हुआ। आज हमने यूपीएससी प्रीलिम्स 2023 का जो प्रीलिम्स का पेपर हुआ था उसके सभी क्वेश्चंस को एनालाइज किया है, एक पैटर्न देखने, एक जनरल ट्रेंड देखने की कोशिश की है, कुछ कुछ एलिमिनेशन टेक्निक्स का प्रयोग करने की कोशिश की, एग्जामिनर के माइंडसेट को समझने की कोशिश की है, ताकि हमारी जो अटेम्प्टेशन है वो बढ़ पाए, हम उस तरीके से सोच पाएँ एग्जाम के अंदर। तो आपको इन क्वेश्चन पेपर को बार बार मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करना है, और जो ये टेक्निक्स और ट्रिक्स जो हमने डिस्कस की हैं उनको बार बार यूज करके देखना है। ठीक है, और इनको यूज करना है यूपीएससी के पीवाईक्यू पे ही। आप टेस्ट सीरीज के जो किसी भी इंस्टीट्यूट के टेस्ट सीरीज पे इनको अप्लाई करेंगे तो हो सकता है वहाँ पे ये मैक्सिमम टाइम फेल करें, लेकिन यूपीएससी के पीवाईक्यू पे आपको इनको अप्लाई करके देखना है। और फिर हम कल ही एक नए वीडियो के साथ हाजिर होंगे। यूपीएससी पीवाईक्यू 2022 का जो हमारा पेपर था उसको डिस्कस करेंगे, उसके पहले 50 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तब तक आप अपनी रिवीजन करें और अपनी पढ़ाई को जारी रखें, बेसिक बुक्स को रिवाइज करते रहें। कोई अगर आपका कोई क्वेरी है, कोई आपकी इश्यू है, कोई पर्सन है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, हम उसका रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, एक बार आप सभी को फिर से थैंक यू।